अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फाइज ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। वो एक ठिठुरती हुई खूब अंधेरी रात थी। मैं मामूल के कामों से फारिग होकर सोने के लिए लेटा तो दस्तक की आवाज़ सुनकर चौंक उठा। इस वक्त रात के 10 बजे का अमल था। मौसम की मुनासबत से इतनी रात गए किसी का मेरे क्वार्टर के दरवाजे पर दस्तक देना किसी खतरनाक इतला के आसार ही थे। बहरहाल मैंने गर्म बिस्तर छोड़ा और ठंडे ठार सहन में से गुजरकर क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर पहुंचा। ज़्यादा इम्कान इसी बात का था कि शबीना ड्यूटी वाले अमले में से कोई आया होगा। दरवाज़ा खोलने से पहले मैंने एहतियातन पूछ लिया, कौन है भाई? मैं तवक्को कर रहा था कि जवाब में कोई मर्दाना आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन क्या मर्दाना क्या जनाना, कोई आवाज़ मेरी समात तक रसाई हासिल करने में कामयाबी हासिल न कर पाई। मैंने दोबारा कदरे बुलंद आवाज़ में पुकारा, इतनी रात को कौन आया है भाई? इस मर्तबा भी मेरी आवाज़ सदा बसेरा ही साबित हुई। बाहर बदस्तूर खामोशी तारी थी। ऐसी बात नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलते हुए किसी किस्म का डर या खौफ महसूस कर रहा था। जब मेरी दूसरी पुकार भी नतीजा खेज साबित न हुई तो मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। बाहर मुझे कोई भी नजर न आया। राहत देने का तारीकी और सन्नाटे का राज था। मैंने घूर घूर कर अंधेरे में किसी इंसानी चेहरे को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में नाकामी का मुंह ही देखना पड़ा। मेरा सरकारी क्वार्टर थाने के अगवी हिस्से में बना हुआ था। इसके बाद दूर तक सरसब्ज व शादाब खेतों का सिलसिला फैला हुआ था। मैंने थोड़ी सी मटर गश्त करके क्वार्टर के दोनों पहलुओं में अच्छी तरह झांक कर देख लिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जी में ख्याल ये भी आया कि थाने के अंदर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने फ़ौरन ही इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया और दरवाजे को कुंडी लगाकर दोबारा बिस्तर में घुस गया। मैं सोने के लिए लेट तो गया था, ताहम जहन इसी दस्तक की तरफ लगा हुआ था। एक लम्हे के लिए ये सोच भी जहन में उभरी थी कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। इस रात बर्फीली हवाएं भी चल रही थीं। मुमकिन है क्वार्टर का दरवाज़ा हवा के तेज झोंके से बचा हो। मैं इस सोच पर चंद लम्हे भी नहीं रुक पाया, क्योंकि मैं इस आवाज़ को हवा की कारिस्तानी समझ ही नहीं सकता था। हवा की वजह से दरवाज़ा बजना और किसी इंसान के हाथ की दस्तक में नुमायां फ़र्क होता है, और मैंने बड़ी वाज़ेह दस्तक की आवाज़ सुनी थी। यही सब सोचते सोचते पता नहीं किस वक्त मेरी आंख लग गई। अगली सुबह पिछली रात के मौसमी असरात ही का अक्स था। सूरज का कहीं नामो निशान नजर नहीं आता था। गहरी धुंध ने फजा की हर शे को अपनी आगोश में छुपा रखा था। बकोले शख्स से हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। धुंध का सिलसिला गुज़िश्ता कई रोज से जारी था। अगरचे दिन के बस्ती हिस्से में कभी कभार सूरज अपनी मौजूदगी जाहिर करने के लिए बादलों की ओट से हल्की फुल्की झलक दिखा देता था, लेकिन इसकी तमाज़त माहौल के हिस्से में नहीं आती थी। मैंने हस्बे मामूल नाश्ता अपने क्वार्टर में किया, फिर तैयार होकर थाने पहुंच गया। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो रात वाला वाक़या मेरे जहन में ताज़ा था, और अब वो सोच के रथ पे सवार होकर मेरे साथ ही थाने आ गया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर शबीना ड्यूटी वाले एएसआई को अपने पास बुला लिया। मतलूब हुसैन मेरे सामने आकर एक कुर्सी पर बैठ चुका तो मैंने ठहरे हुए लहजे में इस्तफसार किया, रात कैसी गुजरी मतलूब हुसैन? बड़ी अच्छी जनाब, उसने जवाब दिया। थोड़ी बहुत नींद भी ली या सारी रात आंखों में ही काट दी? रात के आखिरी पहर 2-3 घंटे के लिए सोया था जनाब, उसने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए बताया, और फिर अजान के साथ ही आंख खुल गई थी। रात के आखिरी पहर, मैंने उसके कहे हुए अल्फाज में से एक टुकड़ा ज़ेरे लब दोहराया, फिर पूछा, आधी रात के तो बाद में ही सोए होगे तुम? जी बिल्कुल, वो उलझनज़दा अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैं लगभग 2 बजे सोने के लिए लेटा था। मैंने पुरसोच अंदाज में हुंकारा भरा, फिर पूछा, रात थाने के अंदर तो सब खैर खैरियत ही रही थी ना? कोई नाखुशगवार वाक़या पेश तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं मलिक साहब, इसके तजस्सुस का पैमाना लबरेज हो गया। इधर तो सब अमनो अमान ही रहा है, उसने तशवीशनाक लहजे में बताया। फिर पूछा, ये आप आज रूटीन से हटकर क्यों बातें कर रहे हैं? पहले तो आपने कभी ऐसी बातें नहीं की। पहले कभी मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हुआ ना, मैंने कहा।
آپ کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے ملک صاحب؟ اس نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس کے استفسار کے جواب میں نے مختصراً مگر جامع الفاظ میں اسے رات والے دستکی واقعے سے آگاہ کر دیا۔ ASI مطلوب حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سرسری انداز میں بولا، ملک صاحب، رات کو کافی ٹھنڈ اور تیز ہوائیں بھی تو چل رہی تھیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی سماعت کو دھوکہ ہوا ہو۔ ہوا کے دباؤ سے بجنے والے دروازے کی آواز کو آپ نے دستک کی آواز سمجھ لیا ہو۔ ایسا خیال ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں بھی آیا تھا مطلوب حسین، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا، کیونکہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے ASI کو دیکھا، پھر جملہ مکمل کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میری سماعت ہوا سے بجنے والے دروازے اور دستک کی مخصوص آواز میں بخوبی فرق کرنا جانتی ہے۔ ASI نے مجھ سے الجھنے کے بجائے بڑے تحمل سے کہا، پھر آپ کے خیال میں وہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر میرا خیال اس سلسلے میں رہنمائی کرتا تو اس وقت میں تم سے سوال جواب نہیں کر رہا ہوتا مطلوب حسین، میں نے ایک لفظ پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ میرا تو ذہن ہی کام نہیں کر رہا جناب، وہ بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، آپ نے بڑی عجیب و غریب کہانی سنائی ہے۔ تمہارا ذہن شاید اس وقت ایک بھرپور نیند کا تقاضا کر رہا ہے مطلوب حسین، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس لیے تم گھر جا کر آرام سے سو جاؤ۔ وہ میرے حکم کی تعمیل میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے مجھے سلیوٹ کیا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ ان دنوں میں ایک چھوٹے سے قصبے فیروز آباد کے تھانے میں بطور انسپکٹر تعینات تھا اور اس تھانے کا انچارج مکمل طور پر میں تھا، لہٰذا میں تھانہ انچارج اور تھانے دار بھی کہلاتا تھا۔ تھانے کا عملہ مختصر سا تھا، میرے علاوہ ایک ASI مطلوب حسین، ایک حوالدار رجب علی اور 4 کانسٹیبلز اصغر علی، امین، آصف اور عمران اس عملے کا حصہ تھے۔ ان میں سے مطلوب حسین اور کانسٹیبل امین مقامی تھے، یعنی ان کا تعلق فیروز آباد ہی سے تھا، اسی لیے میں نے ASI کو گھر جا کر آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ قصبہ چھوٹا سا تھا، تھانہ محدود سا اور عملہ مختصر سا، اور اسی سا کے ساتھ مجھے تھانے داری کرنا تھی۔ ASI مطلوب حسین کو میرے کمرے سے نکلے بمشکل 15 منٹ ہوئے ہوں گے کہ کانسٹیبل امین گھبرایا ہوا سا میرے پاس آیا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے اضطراری لہجے میں سوال کیا، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ ملک صاحب، قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے جناب، اس نے چھڑی ہوئی سانس کے ساتھ بتایا۔ کہاں؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ ادھر کھیتوں میں، اس نے ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے کوارٹر کے پچھواڑے۔ تھانے کے پچھواڑے میرا کوارٹر واقع تھا اور میرے کوارٹر کے پچھواڑے لہلہاتے ہوئے سرسبز کھیت۔ میں نے کانسٹیبل کی گھبراہٹ کے پیش نظر جلدی سے پوچھا، قتل کون ہوا ہے؟ میں بظاہر کانسٹیبل امین سے سوال و جواب کر رہا تھا، لیکن لاشعوری طور پر میں اس معاملے کو رات والے دستک کے واقعات کے ساتھ نتھی کرنے میں مصروف تھا، اور لاشعوری طور پر ہی مجھے بھی کنفرم ہو گیا تھا کہ یہ دونوں واقعات کسی ایک ہی سنسنی خیز سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ وہ کوئی نوجوان عورت ہے جناب، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، گوری چٹی اور خوبصورت عورت۔ کیا تم اس عورت کی لاش بھی دیکھ آئے ہو؟ میں نے اسے گھورا۔ نہیں جناب، مجھے تو خادم حسین نے بتایا ہے۔ خادم حسین کون؟ جس کے کھیت میں قتل کی واردات ہوئی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔ وہی اس واقعے کی اطلاع دینے آیا ہے جناب، خادم حسین باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے، اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ کانسٹیبل امین نے فوراً سے پیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اگلے ہی لمحے زمیندار خادم حسین میرے سامنے تھا۔ خادم حسین قصبہ فیروز آباد کا ایک چھوٹا زمیندار تھا، جس کے پاس صرف 5 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ ان 5 میں سے 4 ایکڑ پر وہ موسم کی مناسبت سے مختلف اناج اگایا کرتا تھا، اور 5واں ایکڑ اس نے اپنے شوق کے لیے مختص کر رکھا تھا۔ 5واں ایکڑ، جس میں اس نے 4 آم کے، 2 جامن کے، 2 شہتوت کے، 2 امرود کے، 2 کینو کے اور 2 انار کے پیڑ لگا رکھے تھے۔ باقی بچ رہنے والی زمین پر اس نے مختلف سبزیاں کاشت کر رکھی تھیں۔ وہ فروٹ، سبزی اور مختلف اناج کے حوالے سے خود کفیل تصور کیا جاتا تھا۔ میں کانسٹیبل امین کو اپنے ساتھ رکھ کر خادم حسین کے ساتھ فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا تھا۔ درجن بھر سے زیادہ افراد پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ میں نے سب کو ایک طرف ہٹایا اور مذکورہ نوجوان عورت کی لاش کے قریب چلا گیا۔ کانسٹیبل امین نے غلط نہیں بتایا تھا، وہ واقعی ایک حسین و جمیل
और गोरी चिट्टी औरत थी। मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 25 और 27 के दरमियान कहीं थी। उसे गर्दन काटकर बड़ी बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा गया था। उसने सुर्ख रंग का गरम लिबास पहन रखा था, जो जगह जगह से अपनी तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रहा था। उसके बदन के बाज़ हिस्से बुरी तरह से खुले हुए थे। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि मौत के घाट उतारने से कबल उस पर मुजरिमाना हमला किया गया है। वो 101% इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं उकड़ू बैठकर लाश का मुआयना करने लगा। पहली ही नज़र में एक चुभती हुई हकीकत ने मुझे चौंका दिया। इस ज़मीन ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली, जहाँ इस औरत की लाश पड़ी थी, और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि ज़मीन का वो हिस्सा खून के असर से कतई पाक था। किसी शख्स की गर्दन काट कर इसे मौत के घाट उतारा जाए और उसके बदन से खून का एक कतरा भी न टपके, ये तो ऐसा ही था जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का कैपिटल टोक्यो या बंदर के 12 सींग। मज़कूरा औरत को जितनी बेदर्दी और सफाकी से कत्ल किया गया था, इसके नतीजे में तो इस बदनसीब के नरखरे से खून का एक फव्वारा छूट जाना चाहिए था। लेकिन इस खेत की ज़मीन अपने सीने पर एक बूंद का तमगा भी नहीं सजाए हुए थी। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब था, और वो ये कि इस बदबख्त औरत को किसी और मकाम पर कत्ल किया गया था और बाद अज़ां इसे उठाकर खादिम हुसैन के खेत में फेंक दिया गया था। वो खेत जिसकी बेशतर फसल काटी जा चुकी थी। इसकी लाश फसल से पाक ज़मीन पर पड़ी थी। तुम में से कोई शख्स इस औरत को जानता है? मैंने उठकर खड़े होते हुए वहां मौजूद लोगों के चेहरों को बारी बारी देखते हुए पूछा, कौन है ये? किसी जानिब से असबात में जवाब नहीं आया। मेरे सवाल पर बेशतर अफराद की गर्दनों ने नफी में हरकत की थी, और यही इनकार बाज की जबान से भी सुनने को मिला, जिसका वाज़ेह मतलब ये था कि इस बदनसीब मकतूला का ताल्लुक कस्बा फिरोजाबाद से नहीं था। मैंने इस खेत के मालिक खादिम हुसैन को मुखातिब करते हुए कहा, खादिम हुसैन, कहीं से चादर का बंदोबस्त करो और पहली फुर्सत में इस लाश को ढांप दो। खादिम हुसैन मेरे हुक्म की तामील में एक तरफ गया और 2 मिनट के बाद वो एक गर्म शाल के साथ वापस आ गया। मैंने खादिम हुसैन की मदद से मकतूला की लाश को ढक दिया और अतमाम हुज्जत के तौर पर एक मरतबा फिर वहां मौजूद लोगों से उसके बारे में इस्तफसार किया, लेकिन इस बार भी कोई नया जवाब सामने नहीं आया, जिससे ये बात पाया सबूत को पहुंच गई कि इस औरत की बदबख्ती से कहीं और से उठाकर फिरोजाबाद ले आई थी। इस मकतूल औरत को कोई नहीं जानता था, लेकिन मुझे तो मौके की कार्रवाई मुकम्मल करना थी। ये तहकीक और तफ्तीश बाद के मराहिल में थी कि वो कौन थी, कहाँ से आई थी और उसे किसी ने क्यों कत्ल किया था। दीगर लोगों के अलावा कांस्टेबल अमीन ने भी इस अमर की तस्दीक कर दी थी कि वो तरहदार औरत मौसा फिरोजाबाद की रहने वाली नहीं थी। इसने पहले कभी इस औरत को कस्बे में नहीं देखा था। मैंने ज़रूरी कार्रवाई से निमटने के बाद मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अमीन की निगरानी में सिरई अस्पताल भिजवा दिया। फिर इस खेत के मालिक खादिम हुसैन से सवालों जवाब में मसरूफ हो गया। एक बात का जिक्र करना मैं भूल गया, और वो ये कि आला कत्ल की तलाश में भी मैंने चाय वकुआ और उसके आसपास के इलाके को अच्छी तरह देख डाला था, लेकिन मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक आला कत्ल मुझे कहीं भी पड़ा हुआ नहीं मिला था। मुझे इस बात का तो 100% यकीन था कि इस औरत को किसी और जगह पर मौत के घाट उतारने के बाद यहाँ लाकर खेतों में फेंक दिया गया था, लिहाजा आला कत्ल का जाय वकुआ पर पाए जाना बईदस क्यासी था। अलबत्ता एक बात तय थी कि उसे किसी तेज धार आले की मदद से कत्ल किया गया था, मसलन किसी खंजर या छुरी से। खादिम हुसैन की उम्र 50 से मुतजावज थी। वो मजबूत हाथ पांव का मालिक एक दराज कामत शख्स था। रंगत गहरी गंदुमी मगर सांवली हरगिज नहीं थी। 50 का हिंसा अबूर करने के बावजूद भी वो सेहतमंद, तवाना और चाको चौबंद दिखाई देता था, और इस सेहत और तंदुरुस्ती का वाहिद राज था मेहनत और मशक्कत। वो जमींदारी के काम में किसी की मदद नहीं लेता था, बल्कि अपने खेत के तमाम ज़रई मामलात वो खुद अपने हाथों से अंजाम देता था। मैंने खादिम हुसैन से पूछा, चाचा, तुमने इस औरत की लाश को कब दरियाफ्त किया था? मेरा मतलब है कि तुमने इसे कब देखा था? जनाब, मैं दरियाफ्त का मतलब भी अच्छी तरह समझता हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला, और जहाँ तक
اور جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے تو اس عورت کی لاش کو سب سے پہلے دینو کمار نے دیکھا تھا۔ یہ دینو کمار کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ دینو کا اصلی نام دین محمد ہے جی، خادم حسین نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ یہ ادھر قصبے ہی میں رہتا ہے جناب۔ کیا دینو اس وقت یہاں موجود ہے؟ جواب دینے کے بجائے اس نے وہاں موجود لوگوں پر ایک متلاشی نگاہ ڈالی، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، جی دینو وہ ادھر کھڑا ہے۔ میں نے خادم حسین کے اشارے کا نگاہی تعقب کیا اور بآواز بلند پکارا، دینو بابا یہاں آ جاؤ۔ اگلے ہی لمحے میرا اندازہ کچھ غلط ثابت ہو گیا جب 2 درجن افراد کے مجمع میں سے ایک سانولا سا نوجوان نکل کر میری جانب قدم بڑھانے لگا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ دینو کمار کوئی اچھی خاصی عمر کا بندہ ہوگا، جبھی میں نے اسے دینو بابا کہہ کر اپنے پاس بلایا تھا۔ بہرحال کبھی کبھی انسان کا اندازہ الٹ بھی جاتا ہے۔ میں نے خادم حسین کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، جب تمہیں دینو نے اس عورت کی لاش کے بارے میں بتایا اس وقت تم کہاں تھے؟ میں گھر سے نکل کر اپنے کھیتوں کی طرف آ رہا تھا جناب، وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا۔ آج کل میں اپنی فصل کی کٹائی میں لگا ہوا ہوں۔ کل ایک کھیت میں کٹائی کا کام ادھورا چھوڑ گیا تھا، میں اسے مکمل کرنے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن ابھی میں اپنے کھیتوں سے 200-300 گز دور ہی تھا کہ اسی جانب سے میں نے دینو کمار کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے رکا اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، یہ مجھے بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی یہ بول پڑا اور اس نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بتایا کہ ادھر میرے کھیتوں میں کسی عورت کی گردن کٹی لاش پڑی ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنے کھیتوں تک پہنچ گیا اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدنصیب عورت کی لاش دیکھ لی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، جناب میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، خادم حسین نے جواب دیا۔ اس وقت جتنے بھی لوگ آس پاس کے کھیتوں میں کام کر رہے تھے وہ جمع ہو گئے اور ہم سب اس عورت کی دردناک موت کے بارے میں تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ وہ ہم سب کے لیے قطعی اجنبی تھی، ہم میں سے کوئی بھی اسے جانتا یا پہچانتا نہیں تھا۔ اس واقعے کی خبر گاؤں کے اندر بھی پہنچ گئی تھی اور لوگ عورت کی لاش کو دیکھنے کے لیے کھیتوں میں آنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں اچھا خاصا رش لگ گیا۔ اسی وقت کسی ہمدرد نے مجھے مشورہ دیا۔ یہاں تک بتانے کے بعد خادم حسین نے لمحاتی توقف کیا، پھر ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد بولا، اس نے سمجھانے والے انداز میں مجھے مشورہ دیا کہ میں فوراً تھانے جا کر اس واقعے کی اطلاع دوں۔ عورت کی لاش میرے کھیتوں میں پڑی ہے، اگر میں نے تھانے میں رپورٹ نہ کی تو الٹا کسی وبال میں آ جاؤں گا۔ بس جناب، پھر میں تھانے پہنچ گیا۔ یہ نیک مشورہ دینے والا تمہارا ہمدرد کون تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، جناب اس وقت تو مجھے یاد نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں دینو کمار کی جانب متوجہ ہو گیا، جب یاد آ جائے تو مجھے بتا دینا خادم حسین۔ اچھا جی۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ دین محمد عرف دینو کمار کی عمر 20 اور 25 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ ایک بھاری بھرکم اور سانولا نوجوان تھا، اس کے سر کے بال گھنگھریالے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں سوال کیا، ہاں بھائی دینو، تم صبح صبح خادم حسین کے کھیتوں میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی خادم حسین کے کھیتوں کی طرف تو موتی کی وجہ سے گیا تھا، ورنہ میرا وہاں کیا کام؟ اس نے جواب دیا۔ موتی کی وجہ سے؟ میں نے زیر لب دہرایا، یہ موتی کون ہے بھائی؟ موتی میرے کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب۔ اچھا، تو وہ کتا تمہیں خادم حسین کے کھیتوں میں لے گیا تھا؟ میں نے معنی خیز انداز میں اسے گھورا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات دراصل یہ ہے جناب کہ جب سے ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، دریا سے مٹی نکالنا میری ذمہ داری بن گئی ہے۔ میں اپنے کھوتے اور کتے کے ساتھ صبح صبح مٹی نکالنے دریا کی طرف جا رہا تھا۔ جب میں خادم حسین کے کھیتوں کے قریب سے گزرا تو موتی نے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے 2-4 دبکے مار کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ خادم حسین کے کھیتوں کی جانب منہ اٹھا کر مسلسل بھونکے جا رہا تھا۔ چاروں طرف پھیلی ہوئی دھند کے باعث خادم حسین کے کھیتوں کا منظر واضح نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ موتی خواہ یہ حرکت نہیں کر رہا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ کسی خاص وجہ سے میری توجہ ادھر کروانا چاہتا ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں تھانے دار صاحب، بے زبان جانوروں کی حس ہم انسانوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ ہاں بالکل جانتا ہوں، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا،
और बेज़बान जानवरों में भी कुत्ते की सूंघने और सुनने की हिस्स इंसानों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है। तो बस जनाब, मैं मोती के तवज्जो दिलाने पर ही खादिम हुसैन के खेतों की तरफ गया था। वो अपना बयान मुकम्मल करते हुए बोला और वहां पहुंचकर मोती के भौंकने की वजह सामने आ गई। वो औरत नीम उरिया हालत में खेतों में पड़ी थी। उसकी हालत को देखकर मेरे जहन में जो पहला ख्याल आया वो यही था कि अब वो जिंदा नहीं है। एक खूबसूरत और दिलकश औरत को खादिम हुसैन के खेतों में मुर्दा पड़े देखकर तुम्हारे एहसासात क्या थे, और तुमने वो दिलखराश मंजर देख लेने के बाद क्या किया था? मैंने सवाल जवाब के सिलसिले को समेटते हुए कहा। जनाब, इस औरत की लाश को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक छुरछुरी लेते हुए बोला और फौरी तौर पर मेरी समझ में यही आया कि मुझे दूसरे लोगों को इसके बारे में फौरन बताना चाहिए। यह ख्याल आते ही मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। आसपास के खेतों में इक्का दुक्का लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन धुंध के बाइस इनके हौले से नजर आ रहे थे। मैंने इन्हें आवाज़ देने का इरादा किया ही था कि खादिम हुसैन मुझे अपनी जानिब बढ़ता दिखाई दिया। बस, तो फिर मैंने सबसे पहले इसे ही औरत की लाश के बारे में बता दिया। मैंने दीनू कुमार की नीयत को चेक करने के लिए खासे सख्त लहजे में कहा। दीनू, तुमने कहानी तो बहुत उम्दा जोड़ ली है। जी, कौन सी कहानी? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे तकने लगा। यही जो अभी तुमने मुझे सुनाई है। जनाब, मैंने आपसे एक लफ्ज़ भी झूठ या गलत नहीं कहा। वो कदरे खफगी आमेज अंदाज में बोला। जो कुछ पेश आया है वही मैंने आपको बताया है। लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लूँ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यह भी तो हो सकता है कि इस औरत को तुम ही ने कत्ल करके यहाँ फेंक दिया हो। जनाब, ये आप क्या कह रहे हैं? वो रुहासा हो गया। मैं तो इस औरत को जानता तक नहीं। इसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं जानता दीनू। मैंने बदस्तूर इसे शक ज़दा नज़र से घूरते हुए कहा। इससे तुम्हारी बेगुनाही कैसे साबित होती है? थानेदार साहब, जो सच था वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब आपकी मर्जी है कि मेरी बात का यकीन करें या ना करें। मेरा पेशावराना तजुर्बा कहता था कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक दीनू इस औरत के कत्ल में मुलविस नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी इसे अपने दबाव में रखने के लिए मैंने तंबीही लहजे में कहा। देखो दीनू, तुम्हारी बात का यकीन करके मैं तुम्हें छोड़ तो रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं निकालना कि मैंने तुम्हें बेगुनाह समझ लिया है। किसी मरहले में अगर मुझे तुम पर जरा सा भी शक हुआ तो मैं तुम्हें पकड़कर फौरन थाने में बंद कर दूंगा। जी बिल्कुल, वो बड़े निडर अंदाज में बोला, और इस दौरान में तुम अपनी आंखें, कान और दिमाग के दरवाजे भी खोले रखना। मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। अगर तुम्हें इस अजनबी मकतूल दोशीज़ा के बारे में कहीं से कोई सुनगुन मिले तो फौरन आकर मुझे बताना। जी मैं वही करूँगा जैसा आप कह रहे हैं, उसने बड़ी फर्मा बरदारी से कहा। मैंने मजीद 2-3 सवालात के बाद दीन मोहम्मद उर्फ दीनू कुमार को फारिग कर दिया और खुद टहलते हुए थाने आ गया। किसी कत्ल की वारदात में जब मकतूल अजनबी हो और इलाके के लोग उसके बारे में कुछ भी न जानते हों तो कातिल तक रसाई के लिए तफ्तीश की गाड़ी को तकरीबन ब्रेक ही लग जाते हैं। ऐसी सूरत में उमूमन खुरा निकाला जाता है ताकि ये पता चलाया जा सके कि कातिल या मकतूल किन राहों से गुजरकर जाए वकुआ तक पहुंचा होगा। खोज का ये काम अक्सर बड़े हौसले अफजा नताइज लाता है। लिहाजा नामालूम हसीन व जमील मकतूल का खोज लगाने के लिए मैंने भी यही तफ्तीशी तरीका इख्तियार किया। मैंने दोपहर से थोड़ी देर पहले एक कांस्टेबल को भेजकर खोजी अल्लाह रखा को थाने बुला लिया। इस दौरान में मेरा जहन मुख्तलिफ ज़ावियों पर मुसलसल सोच विचार में मसरूफ़ था और मैं इस पुरस्रार दस्तक को भी एक लम्हे के लिए नहीं भूला था जो रात को मेरे क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर सुनाई दी थी। मज़कूरा दस्तक का नामालूम औरत के बहीमाना कत्ल से कोई ताल्लुक़ था या नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि इस दस्तक ने गुज़िश्ता रात ही से मुझे बेचैन कर रखा था। मैं इसी परेशानी को ज़हन में लेके सोया था और इसी उलझन के साथ बेदार हुआ था, और फिर जब मैं थाने में आकर बैठा तो ये वाक़या सामने आ गया। कोई आवाज़ मेरे अंदर चुपके चुपके से सरगोशी कर रही थी कि रात वाली दस्तक का इस अजनबी दिलकश औरत के कत्ल के साथ ज़रूर कोई ना कोई ताल्लुक़ जुड़ा हुआ है। कोई बात वाज़ेह थी और न ही मेरे हाथ में कोई सबूत था, लिहाजा कब्ल वक्त में कोई फतवा सादिर करने की पोजीशन में नहीं था। देखना यह था कि आगे क्या होता है।
कांस्टेबल अल्लाह रखा को लेकर थाने पहुंचा तो मैंने फौरन उसे अपने पास बुला लिया। खोजी बाबा अल्लाह रखा की उम्र 65 के करीब करीब थी। वो दरमियाने कद काठ का मालिक, एक मुस्तैद बूढ़ा था। उसने छोटी छोटी दाढ़ी भी रखी हुई थी जो उसके चेहरे पर बड़ी भली नजर आती थी। उसकी दाढ़ी और सर के बाल मुकम्मल सफ़ेद हो चुके थे। अल्लाह रखा ने पापलेन का कुर्ता और तहमद जेब तन कर रखा था और अपने सीने को सर्दी से महफूज रखने के लिए उसने ऊपर नीचे 2 ऊनी स्वेटर्स पहन रखे थे, यानी एक कुर्ते के ऊपर और दूसरा कुर्ते के नीचे। मैंने नहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में अल्लाह रखा को सूरत हाल से आगाह किया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और मेरे खामोश होने पर ठहरे हुए लहजे में बोला, 100 बातों की एक बात, कातिल का खुरा निकालना है ना जनाब? बिल्कुल अल्लाह रखा, मैंने इसी मकसद के लिए तुम्हें थाने बुलाया है। कुल मिलाकर मामला यह है कि हम जाए वकुआ पर चलते हैं, वो पुरअज़्म लहजे में बोला। फिर देखते हैं कि हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। अल्लाह रखा, तुम्हें यह एहसास तो हो गया होगा कि ये कितना हसास मामला है। मैंने सवालिया नज़र से खोजी बाबा की तरफ देखा। आप फिक्र ही ना करें जनाब, वो उठकर खड़ा हो गया। और इस सिलसिले में जो भी हक़ाइक़ सामने आए इन्हें राज में रखने की ज़रूरत है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, ये मामला सिर्फ हम दोनों के बीच में रहेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी तहकीक के नताइज से कातिल फ़ायदा उठाकर मामलात को बिगाड़ दे या हालात व वाक़ियात को उलझा कर रख दे। मेरा सीना बहुत वसी और गहरा है मलिक साहब, उसने अपने सीने को थपकते हुए कहा। इस कुएं में बड़े बड़े अजीम राज दफन हैं। मैं मुतमईन होकर उठा और अल्लाह रखा को अपने साथ लेकर चाय वकुआ पर पहुंच गया। अल्लाह आपका भला करे मलिक साहब, वो काम का आगाज़ करते हुए बोला। आपने खिदमत का मौका देकर मुझ पर बड़ी नवाजिश की है जनाब, वरना मैं तो समझ रहा था कि इन बूढ़ी हड्डियों को बेकार पड़े पड़े जंग ही लग जाएगा। मुखबिर और खोजी हर दौर में पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत रहे हैं। हम लोग गाहे बगाहे इनसे काम लेते रहते थे। ये लोग बड़े काम के होते हैं। जब कभी तफ्तीश की गाड़ी किसी बंद गली में जा फंसती है तो यही लोग अपने तजुर्बे और महारत का धक्का लगाकर इसे सड़क पर लाते हैं। इनकी अहमियत और अफादियत से किसी भी सूरत इनकार मुमकिन नहीं। अल्लाह रखा 10 मिनट तक चाय वकुआ और उसके गिरदोनवा का जायजा लेता रहा। वो कभी झुककर ज़मीन को देखने लगता और कभी नीचे बैठकर वो मुख्तलिफ ज़ावियों से खेत का जायजा लेने लगता। मैं बड़ी दिलचस्पी से इसे काम करते हुए देख रहा था। ये इसका फ़न था, लिहाजा मैं खामोश तमाशाई बना उसकी हरकत और सकनात का नोटिस लेता रहा। कोई 15 मिनट के बाद वो मेरे पास आया और बड़े ख़त्मी लहजे में बोला, मलिक साहब, चूँकि सुबह बहुत सारे लोग चाय वकुआ पर जमा हो गए थे, लिहाजा यहाँ दर्जनों कदमों के छापे आपस में गड़बड़ हो चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी काम की एक बात पता चला ली है। काम की बात? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो क्या अल्लाह रखा? इंसान के मुत्तहिद कदमों के खुरे के अलावा मुझे यहाँ एक जानवर का खुरा भी मिला है मलिक साहब, वो सनसनाते हुए लहजे में बोला। अल्लाह रखा की बात सुनकर मेरा ध्यान लामुखाला दीनू कुम्हार की तरफ चला गया। आज सुबह उसी ने नामालूम औरत की लाश दरियाफ्त की थी और उसके साथ 2 जानवर भी थे। मैंने इसी तनाजुर में अल्लाह रखा से इस्तफसार किया, गधे या कुत्ते का खुरा? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, इन दोनों में से किसी का भी नहीं। फिर? मेरी हैरत उलझन में बदल गई। वो बड़े पुरएतमाद अंदाज में बोला, मैं घोड़े के खुरे की बात कर रहा हूँ मलिक साहब। घोड़े का खुरा? मैं सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखने लगा। जी हाँ, उसने बड़े वसूख से सर को असबाती जुम्बिश दी और बताया, कोई घुड़सवार यहाँ तक आया था और यहाँ से वापस भी गया था। मैं बेसाख्ता पूछ बैठा, वो कहाँ से आया था और वापस किधर चला गया? इसका पता तो मैं अभी चला लेता हूँ जनाब, क्योंकि मैंने इस घोड़े का खुरा अच्छी तरह पकड़ लिया है, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोला। जब घोड़े का खुरा पकड़ा गया है तो फिर घुड़सवार भी पकड़ा ही जाएगा। मैंने अल्लाह रखा के चेहरे के तासुरात का जायज़ा लेते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उलझन क्यों फैली हुई है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? कोई परेशानी नहीं मलिक साहब, वो तसल्ली भरे अंदाज में बोला। कुल मिलाकर ये समझ लें कि घोड़े का खुरा एक नए ज़ाविये पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। कौन सा नया ज़ाविया अल्लाह रखा? मैं पूछे बिना ना रह सका। 100 बातों की एक बात मलिक साहब, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला। मेरा तजुर्बा ये बताता है कि जब घोड़ा इस तरफ आया
तो इस पर 2 अफराद सवार थे और जब वो यहाँ से वापस गया तो उसकी पीठ पर सिर्फ एक ही सवार था। कुल मिलाकर 100 बातों की एक बात, हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। जैसे जुमले अल्लाह रखा अपनी गुफ्तगू में आम इस्तेमाल करता था, जो किसी हद तक उसके तकिया कलाम की हैसियत रखते थे, लेकिन इन लम्हात में ऐसे जुमलों पर ध्यान देने का टाइम नहीं था मेरे पास। इसलिए उसने जो ताज़ा तरीन इंकशाफ किया था वो मेरे जहन को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। लिहाजा मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा, ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह रहे हो अल्लाह रखा? घोड़े के पाँव के मखसूस दबाव की बिना पर जनाब, वो गहरी संजीदगी से बोला। इस जानिब आता हुआ खुरा बताता है कि घोड़े पर एक से ज़्यादा अफराद सवार थे और यहाँ से वापस जाता हुआ खुरा एक सवार की निशानदही कर रहा है। जाते हुए खुरे की निस्बत आने वाला खुरा डबल दबाव की वजह से अपनी जानिब इशारा करता है। ठीक है अल्लाह रखा, मैंने कुछ सोचने के बाद कहा। अब तुम जल्दी से ये पता चलाने की कोशिश करो कि वो डबल घुड़सवार घोड़ा कहाँ से आया था और यहाँ से सिंगल घुड़सवार बनकर कहाँ चला गया है। अभी पता चलाता हूँ सरकार, वो पुरअज़्म अंदाज में बोला। आगे हालात तो कुदरत क्या रंग दिखाते हैं ये भी सामने आ ही जाएगा। अपनी बात ख़त्म करते ही वो बड़े माहिराना अंदाज में काम में जुट गया। मज़ीद 1 घंटे की तहकीक और जुस्तजू के बाद खोजी बाबा ने जो सनसनीखेज़ इंकशाफात किए वो सुनने और बताने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन इससे पहले मैं इस लोकेशन की वजाहत करना चाहूँगा जहाँ की छान फटक के बाद अल्लाह रखा ने अपना तहकीकी बयान जारी किया था। आगे बढ़ने से पहले इस बात की वजाहत कर दूँ कि अब खोजी बाबा का कहीं जिक्र नहीं आएगा। इसका काम ख़त्म हो गया था। इस केस में मुझे जिस हद तक उसकी तकनीकी मदद की ज़रूरत थी वो उसने मुझे फराहम कर दी थी। इस मामले की उलझी हुई डोर का एक सिरा अल्लाह रखा के तवस्सुत से मेरे हाथ लग गया था। ज़िग-ज़ैग करते हुए दूसरे सिरे तक रसाई हासिल करना अब मेरा काम था और मुझे यकीन था कि मैं अपना काम बतरीके एहसन अंजाम दे लूँगा। सिंगल घुड़सवार और डबल घुड़सवार का जिक्र सुनते ही मेरे जहन में तेज़ रोशनी का एक झमाका हुआ था और मैं पलक झपकते में एक हतमी नतीजे पर पहुंच गया था। मेरे ख्याल में कातिल इस नामालूम औरत की लाश को घोड़े की पीठ पर लाद कर जाए वकुआ तक पहुंचा था, फिर इस लाश को खादिम हुसैन के खेतों में फेंक कर वापस चला गया था। आप अगर इन अल्फाज पर गौर करेंगे तो सिंगल दबाव वाला खुरा और डबल दबाव वाला खुरा का मफहूम बआसानी आपकी समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको लोकेशन के बारे में बता रहा था। जैसा कि इस कहानी की इब्तिदा में इस बात का जिक्र किया जा चुका है कि इन दिनों मैं फिरोज़ाबाद नामी एक छोटे से कस्बे के एक छोटे से थाने में तैनात था। मेरा थाना एक कच्ची सड़क के किनारे वाक़ था जो शुमालन जुनूबन रवां दवां रहती थी। फिरोज़ाबाद गांव लगभग 150 घरों की एक आबादी था जो लोकेशन के एतबार से मेरे थाने के अक़ब में मशरिक़ की जानिब आबाद था। थाने और गांव के दरमियान बमुश्किल आधी मील का फासला रहा होगा जो सरसब्ज़ व शादाब खेतों के कब्ज़े में था। गांव की चौधरी इलाही बख्श की हवेली भी गांव के एक किनारे पर वाक़ थी। थाने से लगभग 1 फरलांग 220 गज के फासले पर जुनूब में एक दरिया बहता था। ये दरिया मशरिक़ से मग़रिब की सिमत रवां दवां था और इसी दरिया के किनारे से दीनू कुमार मट्टी निकालने आया करता था। आसानी के लिए यूँ समझ लें कि फिरोज़ाबाद गांव, मेरा थाना, दरिया और कच्ची सड़क के बीच एक सिरे से दूसरे सिरे तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था और इन्हीं खेतों में दरिया के किनारे के साथ एक डेरा भी बना हुआ था जो कि चौधरी इलाही बख्श की मिल्कियत था। मज़कूरा डेरे पर चौधरी का मुलाजिम खास रहमदीन उर्फ रहमूर रहता था जो चौधरी के छोटे मोटे कामों के अलावा काश्तकारी के अमूर की निगरानी भी करता था। और सबसे दिलचस्प और चौंका देने वाली बात यह थी कि खोजी बाबा अल्लाह रखा ने खुरे की मदद से जिस घोड़े का सुराख लगाया था वो इसी डेरे से चलकर जाए वकुआ तक पहुंचा था और फिर जाए वकुआ से वापस इसी डेरे पर आया था। इस इंकिशाफ ने मेरे रगों में सनसनाहट भर दी थी। गुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले की बात है। एएसआई मतलूब हुसैन ड्यूटी पर आया तो मैंने फ़ौरन उसे अपने पास बुला लिया। वो इसी गांव का रहने वाला था और मैं उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही इसे खादिम हुसैन के खेतों से इस औरत की लाश मिलने की खबर होगी वो दौड़ा दौड़ा मेरे पास चला आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो हस्ब मामूल अपने मुकर्ररा वक्त पर ही थाने पहुंचा था।
اس کی اس ادا پر مجھے حیرت بھی ہوئی تھی اور میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ خوبصورت نامعلوم عورت کی دردناک موت والا قصہ اس کے گھر کی دہلیز سے نہ گزرا ہو۔ ملک صاحب، یہ آج کیسا واقعہ پیش آ گیا ہے؟ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے سوال کر دیا۔ تم تو ایسے مجھ سے پوچھ رہے ہو جیسے تمہیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شکوہ بھرے انداز میں کہا۔ یقین کریں، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس واقعے کا علم ہوا ہے، وہ ایک دم بےحد سنجیدہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، مطلوب حسین، کیا تم نے آج کا دن فیروز آباد سے باہر نہیں گزارا ہے؟ نہیں جناب، میں تو ادھر ہی تھا، اپنے گھر میں۔ کمال ہے، پھر بھی تمہیں اتنے بڑے معاملے کی کوئی خبر نہیں ہوئی؟ جناب، میں گہری نیند سویا ہوا تھا، تمہارے گھر والوں میں سے کسی نے جگانے کی کوشش نہیں کی؟ گھر میں کوئی ہوتا تو یہ کوشش کرتا نا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میری گھر والی بچوں کے ساتھ سسرال یعنی اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ نیند کافی جمع ہو چکی تھی، میں تھانے سے جانے کے بعد ایسا پڑھ کر سویا کہ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے ہی میری آنکھ کھلی ہے۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے جیسے ہی پتہ چلا کہ صبح خادم حسین کے کھیتوں میں سے کسی نامعلوم عورت کی لاش ملی ہے، میں آپ کی طرف آ گیا ہوں۔ یہ ہے کل کہانی۔ میں نے نہ تو دوپہر کا کھانا کھایا ہے، نہ ہی ابھی گھر سے کچھ کھا کر نکلا ہوں۔ اب تم کل صبح ایک ساتھ ہی ناشتہ کرنا، میں نے سمائنی لہجے میں کہا۔ کیوں جی؟ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیونکہ میں ابھی تمہیں ایک اور مشن پر روانہ کرنے والا ہوں۔ کیسا مشن ملک صاحب؟ اس کی حیرت میں پریشانی بھی شامل ہو گئی۔ اس مشن کو تم اس وقت تک نہیں سمجھ سکو گی جب تک کہ میں تمہیں صبح والے واقعے کی تفصیلات سے نہ آگاہ کر دوں، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ سنو گے تو بھوک، پیاس اور نیند سب کچھ اڑن چھو ہو جائے گی۔ وہ بڑی سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے آئندہ 5 منٹ میں ASI مطلوب حسین کو تازہ ترین حالات سے آگاہی فراہم کی، پھر کہا، تمہیں ابھی اور اسی وقت ڈیرے کی جانب روانہ ہونا ہے۔ میں آدھے گھنٹے کے اندر چودھری کے خاص ملازم رحم دین عرف رحمو کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ تم اپنے ساتھ ایک آدھ کانسٹیبل کو بھی لے جاؤ تاکہ گرفتاری کے عمل میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی ملک صاحب، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ آدھا گھنٹہ تو آپ نے بہت بتایا ہے، میں تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا، اور جب تم کامیاب لوٹو گے تو میں بھی تمہیں ایک خوشخبری سناؤں گا، میں نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کوئی سوال کیے بغیر بڑی اطاعت مندی سے اٹھا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ کانسٹیبل عمران کو اپنے ساتھ لے کر چودھری الہی بخش کے ڈیرے کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے مطلوب حسین کو خالی پیٹ رحمو کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ ایک طرح سے زیادتی والی بات نظر آتی تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر 15-20 منٹ مزید اس کے پیٹ میں کھانا نہ پہنچا تو کوئی قیامت برپا نہیں ہو جائے گی۔ وہ اس مشن سے واپسی پر بھی پیٹ پوجا کر سکتا تھا، اور پھر میں نے اس کے لیے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ اگر میں نے واپسی پر اسے خوشخبری دینے کی بات کی تھی تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے کانسٹیبل آصف کو اپنے پاس بلایا اور چند ہدایات دے کر روانہ کر دیا۔ ہمارے تھانے کے ساتھ ہی ایک ٹانگا اسٹینڈ تھا جہاں 3-4 دکانیں بھی بنی ہوئی تھیں، اور انہی دکانوں میں ایک تندور والا ہوٹل بھی تھا۔ کہنے اور دیکھنے کو تو وہ ایک چھپر ہوٹل تھا، لیکن یہ بات میرے تجربے میں کئی بار آ چکی تھی کہ وہاں کے کھانے بڑے لذیذ اور خوش ذائقہ ہوا کرتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل آصف کو اسی ہوٹل پر بھیجا اور تاکید کی کہ وہ 20-25 منٹ کے بعد خاصا صحت مند ناشتہ لے کر آ جائے۔ یہ بات میرے علم میں تھی کہ مطلوب حسین کھانے پینے کا شوقین تھا۔ کوئی کھانے کا شائق ہو اور وہ پچھلے 12 گھنٹے سے بھوکا بھی ہو تو اس کی نظر میں دنیا کی سب سے عظیم نعمت کھانے کا حصول ہی ہو سکتا تھا۔ میں نے ASI کی ضیافت کے لیے کانسٹیبل کو مرغی مسالہ لانے کا حکم دیا تھا۔ ہوٹل علی مدد کی اسپیشل ڈش مرغی مسالہ ہی تھی۔ ہوٹل کا مالک دیسی مرغی میں ایک خاص قسم کا مسالہ بھر کر اسے بڑے اسپیشل طریقے سے بھونتا تھا کہ کھانے والا اپنی انگلیاں چاٹتا بلکہ انگلیاں کاٹتا رہ جاتا تھا۔ ہوٹل علی مدد کے مالک کا نام تو استاد امداد حسین تھا، لیکن وہ خود کو علی مدد کہلانا پسند کرتا تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ بتاتا تھا
کہ इमदाद हुसैन दरहकीकत अली मदद ही है। बहरहाल साल साल से उसके होटल का नाम अली मदद ही मशहूर हो गया था। मैं इन लम्हात में अपनी कुर्सी पर बैठा मुसलसल इसी हसीन और जमील औरत के बारे में सोच रहा था जिसकी लाश को सुबह मैंने पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया था। कांस्टेबल अमीन मज़कूरा लाश को अस्पताल पहुंचाकर वापस आ चुका था और उसने मुझे बताया था कि पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट कल शाम तक या परसों सुबह मिल जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो जब आती तब देख लिया जाता कि इसमें कौन सा इंकिशाफ हुआ है। फिलहाल तो मैं बड़ी बेचैनी से एएसआई की वापसी का इंतजार कर रहा था। रात के 7 बजे थे, लेकिन यूं महसूस होता था जैसे रात आधी से ज़्यादा गुजर गई हो। जनवरी में वैसे भी पंजाब में सूरज गुरूब जल्दी हो जाता था और मौसम सरमा के बायस लोग सरेशामी घरों से बाहर निकलना बंद कर देते थे। इस हिसाब से 7 बजे के वक्त को अच्छी खासी रात कहा जा सकता था। मैं इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था और अकेला नहीं था। थोड़ी देर पहले एएसआई मतलूब हुसैन चौधरी इलाही बख्श के डेरे से वापस आ गया था और वो खाली हाथ नहीं लौटा। मैंने इसी लम्हे मतलूब हुसैन को शिकमशेर किस्म की पेट पूजा के लिए दूसरे कमरे में भेज दिया था। कांस्टेबल आसिफ ने बड़ी अक्लमंदी का सबूत फराहम किया था और वो ये कि वो एएसआई की आमद से चंद सेकंड पहले ही होटल अली मदद से गर्मा गर्म खाने की ट्रे उठाए थाने में दाखिल हुआ था। मेरे सामने रहमदीन उर्फ रहमू गर्दन झुकाए खड़ा था और उसके पहलू में मैंने हवलदार रजब अली को तैनात कर रखा था। रहमू खासा घबराया हुआ लगता था, हालांकि कुदरत ने उसे अच्छा खासा जुस्सा और सेहत अता कर रखी थी। इसके बावजूद इन लम्हात में उसकी हालत दीदनी थी। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 30 और 35 साल के दरमियान कायम किया। वो एक कदावर और लहीम शहीम शख्स था, सांवली रंगत और चेहरे पर करख्तगी। उसने हल्की हल्की दाढ़ी भी रखी हुई थी, जैसे हफ्ते 10 दिन का शेव बड़ा हुआ हो। ताहम उसकी मूछें खासी सेहतमंद और हैबत तारी करने वाली थीं। इसकी आंखों में मुझे सुर्खी भी नजर आई थी और यही रहमू इस वक्त तरह से सर झुकाए मेरे सामने खड़ा था। मैंने तफ्तीश का आगाज करते हुए करख्त लहजे में कहा, रहमू, अल्लाह ताला ने तुम्हें अच्छी खासी जान दी है, फिर यूं मेरे सामने फीकी बिल्ली बने क्यों खड़े हो? वह गर्दन उठाकर बोला, थानेदार साहब, आपके थाने के 2 बंदे मुझे डेरे से पकड़कर ले आए हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए घबराया हुआ हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ जनाब। आप चाहें तो मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को भी तैयार हूँ। थाना हो या कचहरी, कस्में खाने और आंसू बहाने से बात नहीं बनती रहमू, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इन 2 मकामात पर अपनी बेगुनाही को ठोस सबूत के साथ मनवाना पड़ता है। तुम्हारे पास है ऐसी कोई शय? जनाब, मैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत या कोई गवाह पेश नहीं कर सकता, वो लजाजत आमेज अंदाज में बोला। मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मैंने किसी औरत को कत्ल नहीं किया, बल्कि मैं तो इस औरत को जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं। ये कोई ख़ास या अहम इतला नहीं है रहमू, मैंने बदस्तूर सख्त अंदाज में कहा। यहाँ का कोई भी शख्स मकतूल औरत को शनाख्त नहीं कर सका, वो सबके लिए अजनबी थी। जब मुझे पता चला कि उधर खादिम हुसैन के खेतों में किसी औरत की गर्दन कटी लाश मिली है तो मैं फौरन वहां पहुंच गया था। वो अपनी सफाई पेश करते हुए बोला, लेकिन इस वक्त तक आप मौके की कार्रवाई मुकम्मल करके जा चुके थे। वहां पर मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि मज़कूरा औरत की लाश को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। फिर जनाब, वो सांस लेने के लिए थमा और बात मुकम्मल करते हुए बोला, मैं वापस डेरे पर आ गया था। इसके बाद गांव में क्या होता रहा मुझे कोई खबर नहीं। अब आपके बंदे मुझे इस औरत के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़कर थाने ले आए हैं। मुझ पर रहम करें सरकार, कत्ल की इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इसके बयान को चेक करने की गर्ज से कहा, अगर तुम्हारा नाम रहमदीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खुली छूट दे दूंगा। मैं रहम सिर्फ इन लोगों पर करता हूँ जो बेकसूर और मासूम होते हैं, या फिर इन लोगों पर जो कानून के साथ पूरा ताउन करते हैं। सरकार, इस बात का तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। और जहाँ तक कानून से ताउन करने का सवाल है तो मैं हाजिर हूँ, आप मुझे हुक्म दें कि करना क्या है। इस दौरान में हवलदार रजब अली 2-3 बार बड़ी मायना खेज और सवालिया नज़र से मुझे देख चुका था। उसकी ऐसी नज़र का वाज़ेह मतलब यही था कि मलिक साहब, अगर इजाज़त हो तो 2-4 हाथ रखूँ इस सूरमा की गर्दन पर। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मैंने हवलदार रजब अली को मुल्ज़िम रहमू के पहलू में इसीलिए खड़ा किया था कि बवक्त ज़रूरत वो इसकी गलत बयानी पर एक ज़ोरदार झापड़ रसीद कर सके, लेकिन मेरे ख्याल में अभी ऐसा मौका पैदा नहीं हुआ था।
اسی لیے میں نے رجب علی کو زحمت بھی نہیں دی تھی۔ میں ملزموں سے خواہ کی مار پیٹ اور تشدد کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکل رہا ہو تو پھر میں انگلی کو ٹیڑھا کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر بھی برداشت نہیں کرتا۔ میں نے رحمو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تم آج کتنے بجے جائے وقوع پر پہنچے تھے؟ اس وقت لگ بھگ 11 بجے ہوں گے جی، اس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے کوئی 10 بجے وقوع کی کارروائی مکمل کر لی تھی اور دینو کمار کے انٹرویو کے بعد کم و بیش 10:30 بجے تک میں واپس تھانے آ گیا تھا۔ اس حوالے سے رحمو کا بیان درست تھا، تاہم اس معاملے میں ابھی بہت سے پہلو میرے لیے اطمینان بخش نہیں تھے، چنانچہ میں نے رحمو کی گھسائی جاری رکھی۔ سورج اگنے کے فوراً بعد یعنی لگ بھگ صبح 7 بجے پورے فیروز آباد کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ خادم حسین کے کھیتوں میں کسی نامعلوم عورت کی گردن کٹی لاش ملی ہے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، جائے وقوع تمہارے ڈیرے سے تقریباً 200 گز کے فاصلے پر ہے، پھر تم 4 گھنٹے بعد وہاں کیوں پہنچے تھے؟ جناب، جب مجھے پتہ چلا تب ہی تو جاتا نا۔ تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس واقعے کی اطلاع 11 بجے کے آس پاس تم تک پہنچی تھی؟ میں نے طنزیہ لہجے میں استفسار کیا۔ جی ہاں، یہی بات ہے، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ تو صبح سے تمہاری نظروں کے سامنے ادھر کھیتوں میں جو لوگ جمع ہو رہے تھے وہ تمہیں دکھائی نہیں دیے تھے؟ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ تم یہی سمجھے ہوگے کہ وہاں کبڈی کا کوئی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے نا؟ جناب، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ منت ریز انداز میں بولا۔ ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو رحمو، میں نے اس کے کچھ بولنے سے پہلے بڑی سفاکی سے کہا، مجھے کوئی چکر دینے یا کوئی دلچسپ کہانی سنانے کی کوشش نہیں کرنا۔ میرا حوالدار بڑے دیر سے اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے کے لیے بے چین کھڑا ہے۔ اگر مجھے تمہاری باتوں میں ذرا سی بھی غلط بیانی کی بو آئی تو میں اسے اشارہ کرنے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ پھر تمہاری ہڈی پسلی کا جو بھی حشر ہو، فریاد نہیں کرنا، کیونکہ جب رجب علی گریہ آورداری کرنے والوں کی دیکھتا ہے کہ وہ زیادہ گریہ آورداری کر رہے ہیں تو وہ اور زیادہ ٹھکائی کرتا ہے۔ میری خطرناک اور دھمکی آمیز باتیں سن کر تو اس کی چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ کو میری قسم کا چاہے یقین آئے یا نہ آئے، مگر میں پھر بھی یہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ سے ایک لفظ کا بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ سچ کیا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں کہا، تمہیں اتنی تاخیر سے جائے واردات کی طرف جانے کا خیال کیوں آیا تھا؟ تھانے دار جی، وہ سنجیدہ لہجے میں بتانے لگا، پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آج صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ رات کو تم بہت دیر سے سوئے ہوگے نا؟ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اس لیے صبح اپنے وقت پر اٹھ نہیں سکے، ہے نا؟ آپ خواہ مخواہ میری ہر بات کو شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں جناب، وہ احتجاجی انداز میں بولا۔ میں رات کو اپنے مخصوص وقت پر سو گیا تھا، پتہ نہیں پھر کیا ہوا کہ صبح وقت پر اٹھ نہیں سکا، یہ بات خود میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ملک صاحب، میں چھوٹی بڑی ہر بات اس کی سمجھ میں ٹھوک دوں گا، رجب علی نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اس ڈش کرے کو آج کی رات میرے حوالے کر دیں۔ ہاں رجب علی، اب تو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، لگتا ہے کہ تمہارا ہی کیس ہے۔ شرافت کی زبان ٹھیک طرح سے اس کی سمجھ میں بیٹھ نہیں رہی۔ رحمو احتجاجی لہجے میں بولا، جناب، آپ کس بنا پر مجھے اس عورت کے قتل کے الزام میں گھسیٹ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایسا کون سا ثبوت ہے کہ؟ ثبوت؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی، ثبوت چاہیے تمہیں؟ پتہ چل جائے گا، ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں نے ایک مرتبہ پھر قطع کلامی کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، اس عورت کے قتل کا شک تم پر کرنے کے لیے میرے پاس بڑا ٹھوس ثبوت ہے، لو تم بھی سن لو۔ پھر نہایت مختصر الفاظ میں نے رحم دین عرف رحمو کو کھوجی بابا اللہ رکھا کی تحقیق سے آگاہ کر دیا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، جناب، ڈیرے پر ایک مشکی گھوڑا تو ہے، لیکن میں نے رات میں اس پر سواری نہیں کی اور نہ ہی اور کسی کو استعمال کے لیے دیا ہے، وہ رات سے ادھر ڈیرے پر ہی بندھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس مشکی گھوڑے کو دیکھنے ڈیرے پر ضرور جاؤں گا، لیکن اس دوران میں تم حوالدار کی مہمانداری کا لطف اٹھاؤ گے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، پھر حوالدار کی جانب دیکھتے ہوئے اضافہ کر دیا، رجب علی، اس ڈش کرے کو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ رحمو منت سماجت کرنے لگا، لیکن رجب علی نے اسے کالر سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور خونخوار لہجے میں غرایا، لاج تو اچھی خاصی ہے، دیکھتا ہوں اس میں سے کتنے من گھی نکلتا ہے۔ میں نے کہا، گھی کے ساتھ ہی گوشت کا بھی اندازہ لگانا ہے رجب علی؟
अब फिक्र ही ना करें मलिक साहब। वो रहमू को सर से पांव तक तनकीदी नजर से घूरते हुए बोला, आप तो जानते ही हैं कि ऐसी लाशों को ठिकाने लगाने का हुनर मुझे खूब आता है। बस तो फिर ये सेहतमंद लाश आज की रात के लिए तुम्हारे सुपुर्द है, मैंने हतमी लहजे में कहा। मैंने महसूस किया कि इसकी जबान का कोई खुदूद बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसे मेरे सवालात के जवाबात देने में खासी दुश्वारी महसूस हो रही है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके मायनेखेज अंदाज में रहमू की जानिब देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए हवलदार से कहा, अब देखना यह है कि सुबह तक तुम्हारा हुनर क्या कमालात दिखाता है। मेरी बात तो तुम समझ ही गए होगे। बड़ी चंगी तरह समझ गया मलिक साहब, इसने जवाब दिया। आपने इसे मेरे हवाले कर ही दिया है तो फिर मुतमईन होकर सो जाएं। मैं ड्राइंग रूम में बिठाकर इसकी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि एक ज़बान ही क्या, जिस्म के हर एज़ा से पेवस्त खदूद अपनी जगह छोड़ देगा। इतनी ज़्यादा सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है रजब अली, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे सिर्फ इसकी ज़ुबान से मतलब है, सच उगलने वाली ज़बान से। तो फिर ठीक है मलिक साहब, वो फैसलाकुन अंदाज में बोला, आपने तो मेरा काम ही आसान और मुख्तसर कर दिया है। मैं इसकी ज़बान के खुदूद का ऐसा ऑपरेशन करूँगा कि सुबह तक ये किसी सबील के मानिंद जारी और सारी हो जाएगा। इसके बाद रजब अली रहमू को धकेलते हुए अपने साथ ले गया। रजब अली ने अपनी तफ्तीशी अज़ाइम का इजहार किया था। मैं सरेदस्त इनके हक में नहीं था, ताहम इस नौइयत की डरावे वाली बातें जुराइम पेशा अफराद का पित्ता पानी करने के लिए बड़ी मौसर साबित होती हैं, और इन डायलॉग से मेरा असल मकसद भी यही था। 5 मिनट के बाद मैंने रजब अली को अपने पास बुलाया और कुछ इस किस्म की हिदायत की, रहमू पर अभी हाथ ज़रा हल्का ही रखना है, डरा धमका कर काम चलाने की कोशिश करो। तुम फिलहाल नफ्सियाती हरबे आजमाओ। अगर वो कत्ल की इस वारदात में मुलविस है तो उसकी ज़बान से ज़रूर ऐसी कोई बात फिसल जाएगी कि हम कामयाबी से आगे बढ़ने के काबिल हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल उसने मेरी कही हुई बात में से 2 अल्फाज चुनकर ज़ेरे लब दोहराए, फिर तस्दीक तलब नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, मलिक साहब, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आप रहमू के हवाले से किसी दूसरे ज़ाविये पर भी सोच रहे हैं। तुम्हारा अंदाज़ा वाकई गलत नहीं है रजब अली, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। रहमू के हवाले से मुझे अभी एक अहम रिपोर्ट मौसूल होने का इंतज़ार है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, आज की रात तुम रहमू के साथ थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस कर लो, असल मैच कल शुरू करना। जो आपका हुक्म मलिक साहब, उसने फरमाबरदारी से कहा और मेरे कमरे से रुखसत हो गया। अगले ही लम्हे एएसआई मतलूब हुसैन मेरे पास हाजिर हो गया। उसके चेहरे पर अब खासी रानाई और तवानाई नजर आ रही थी। उसने खूब पेट भरकर पेट पूजा की थी। मैंने उसके बैठ जाने पर पूछा, मतलूब हुसैन, दिन के खाने की कसम निकल गई या मैं किसी और कांस्टेबल को दोबारा अली मदद होटल की तरफ रवाना कर दूं? नहीं जनाब, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। मैंने ऐसा डट कर खाया है कि कल के नाश्ते का भी काम हो गया है। काफ़ी लजीज और मज़ेदार खाना था जनाब। इस लजीज और मज़ेदार खाना अपना रंग दिखाए बगैर नहीं रहता मतलूब हुसैन, मैंने फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा, और जब भी शदीद भूख के बाद इसे मैदे में उतारा जाए तो इसकी बात ही और होती है। वो उलझनज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला, क्या मतलब जनाब, ये खाना कौन सा रंग दिखाने वाला है? नींद का रंग, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि आज रात तुम अपनी मुस्तैदी से ड्यूटी कर सकोगे। अब फिक्र न करें मलिक साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, मैं अपने फ़र्ज़ को पहचानता हूँ। मैं किसी भी तरह कोशिश करके सुबह तक ज़रूर ड्यूटी दूंगा। मुझे तुम्हारी नीयत या कोशिश पर कोई शक नहीं है मतलूब हुसैन, मैंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा, लेकिन मैं इंसानी जबलत और खुमार गंदम की हकीकत से भी बखूबी आगाह हूँ, लिहाजा मैं कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। रिस्क? वो ताज्जुब खेज नज़र से मुझे देखने लगा। ये आप क्या कह रहे हैं मलिक साहब? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ एक मुहिम पर रवाना होना है मतलूब हुसैन, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसके बाद वापस आकर आराम से नींद पूरी करते रहना। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद ड्रामाई अंदाज में इजाफा किया, लेकिन घर जाकर नहीं, तुम यहीं थाने में सोओगे। वो तो सब ठीक है मलिक साहब, उसकी उलझन में इजाफा हो गया, लेकिन आप किस मुहिम पर मुझे ले जाना चाहते हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार तो हो ना? जी, मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूँ। बस तो फिर ठीक है, मैंने मुतमईन अंदाज में कहा, फिर इसे मुहिम की तफसीलात से आगाह करने लगा।
रात के लगभग 9 बजे हम तीनों चौधरी इलाही बख्श के डेरे पर पहुंच गए। हम तीनों से मेरी मुराद, मैं, एएसआई मतलूब हुसैन और खोजी बाबा अल्लाह रखा फिरोजाबाद ही का रहने वाला था और इसे हमने उसके घर से अपने साथ लिया था। इसकी हिम्मत और वलवले का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि आज का पूरा दिन वो कुरा उठाने के काम में थक कर चूर हो चुका था और रात में जब मैंने उसे अपने साथ डेरे की तरफ ले जाने की बात की तो वो गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडी ठार फिजा में कूद पड़ा था। उसके घर वालों ने मुझे बताया कि इसे सोते में से जगाया गया था। अगर कोई और वक्त होता या कोई और मामला होता तो मैं अल्लाह रखा को सर्दियों की इस यकबस्ता रात में कभी भी जहमत न देता, लेकिन मैं इस काम के लिए सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता था। और मज़े की बात यह थी कि ये काम अल्लाह रखा के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता था। मलिक साहब, जब मैं यहाँ से रहमू को गिरफ्तार करके ले गया था तो मैंने डेरे का गेट बंद करके इस पर ताला डाल दिया था, मतलूब हुसैन ने बताया। इस ताले की चाबी इस वक्त भी मेरी जेब में है। शाबाश, मैंने सराहने वाले अंदाज में कहा, ये तुमने बहुत नेक काम किया था। अब अपने मुबारक हाथों से गेट का ताला तुम ही खोलोगे। मतलूब हुसैन आगे बढ़ा तो मैंने टार्च रोशन करके उसकी मदद की। रोशनी के दायरे में गेट का ताला बड़ा वाज़ेह दिखाई देने लगा था। अगले ही लम्हे एएसआई ने चाबी घुमाकर ताला खोल दिया। हम सब डेरे के अंदर दाखिल हो गए। मेरी हिदायत पर एएसआई ने डेरे के गेट को दोबारा बंद कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि किसी ने हमें इस तरफ आते हुए देखा होगा। मौसम सर्दियों का हो तो पंजाब के गांव देहात में रात 9 बजे का मतलब है आधी रात। और ये भी जहन में रहे कि मैं आज से लगभग 50 साल पहले के पंजाब का जिक्र कर रहा हूँ। इस ज़माने में कोई सहूलत यहाँ नहीं थी। गांव का मतलब सिर्फ गांव था, एक मॉडल गांव। चौधरी इलाही बख्श का डेरा कमोबेश आधे किनार रकबे पर फैला हुआ था, जिसके मगरबी हिस्से में पहलू व पहलू 3 कमरें दिखाई दिए। बाकी की सारी जगह एक कुशादा सहन का नक्शा पेश करती थी। इस सहन की जुनूबी दीवार के साथ 4 भैंसे और एक घोड़ा बंधा हुआ था। अंधेरा होने के बायस मैं इन जानवरों का रंग तो न देख सका, अलबत्ता बाद अज़ां मुझे पता चला कि इनमें से 2 भैंसें काली और 2 भूरी थीं, जबकि वो घोड़ा मुश्की रंग का था। मैं अल्लाह रखा को लेकर सबसे पहले मज़कूरा घोड़े की जानिब बढ़ गया। थाने से निकलते वक्त मैंने और एएसआई ने एक एक टार्च अपने साथ रख ली थी ताकि रात की तारीकी से बखूबी निपटा जा सके। अलावाजी मेरा सर्विस रिवॉल्वर भी बेल्ट के साथ मुंसलिक होल्स्टर में मौजूद था। अगरचे इस बात का कोई इम्कान तो नहीं था कि हमें किसी इमरजेंसी का सामना हो, लेकिन फिर भी इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं था कि मुसीबत कभी दस्तक देकर नहीं आती। लिहाजा किसी भी मिशन में इंसान को हर पहलू से चौकस और होशियार रहना चाहिए। मुश्किल घोड़े की जानिब बढ़ते हुए मैंने अल्लाह रखा से कहा, चाचा, आपको दिन वाले घोड़े का खुरा तो याद होगा? 100 बातों की एक बात, वो अपने मखसूस अंदाज में बोला। कोई ऐसा वैसा याद है मलिक साहब? ये समझ लें कि वो मेरे ख्वाबसे में ऐसे नक्श है जैसे करेंसी सिक्के पर इसकी मालियत कंदा होती है। फिर तो मज़ा आ जाएगा, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा और मुश्किल घोड़े की जानिब इशारा करते हुए इजाफा किया, चाचा, मुझे यकीन है कि यही घोड़ा इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। आप अब अपने तजुर्बे की रोशनी में तहकीक करें कि मेरे ख्याल की तस्दीक या तरदीद कर सकते हैं कि नहीं। मैं इसी मकसद से तुम्हें इतनी ठंड में गर्म बिस्तर से निकाल कर लाया हूँ। मैं अल्लाह रखा को इसके घर से ले तो आया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि हम किस जगह और क्या करने जा रहे हैं। वो घोड़े की जानिब कदम बढ़ाते हुए बोला, कोशिश करता हूँ मलिक साहब, देखता हूँ हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। मैंने और एएसआई ने अपनी अपनी टॉर्च रोशन करके अल्लाह रखा के काम को आसान बनाने की कोशिश की। इसने बड़ी महारत से घोड़े की टांग को पकड़कर उसका पाँव ऊपर उठा लिया, फिर बगौर उसके खुर और सुंग का जायजा लेने लगा। चंद सेकंड के इस मुआयने के बाद उसने बड़े मुतब्बिराना अंदाज में गर्दन हिलाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मलिक साहब, इस घोड़े को जरा जमीन पर चलाकर दिखाएं, सवार समेत। मैंने एएसआई को इशारा किया। उसने खूंटे पर से घोड़े की रस्सी खोल ली और मेरी हिदायत के मुताबिक इस पर सवार होकर डेरे के सैन में मुख्तसर सी घुड़सवारी का मुजाहरा करने लगा। अल्लाह रखा ने मतलूब हुसैन वाली टॉर्च अपने हाथ में ले ली और घोड़े के हर कदम की जांच पड़ताल शुरू कर दी। घोड़ा बमुश्किल 8 कदम चला होगा कि अल्लाह रखा ने यह ऐलान फरमा दिया, 100 बातों की एक बात और कुल मिलाकर मामला समझ में आ गया है। मैंने इसी के अंदाज में कहा, हालात और कुदरत क्या रंग दिखा रहे हैं चाचा? मलिक साहब, ये बिल्कुल वही घोड़ा है
जिस पर 2 सवार इस डेरे की जानिब से वहां खेतों में पहुंचे थे। वो गहरी संजीदगी से बोला और फिर वापसी में ही घोड़ा एक सवार को अपनी पीठ पर बिठाकर इसी डेरे की तरफ आया था। उसने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए बोला, घोड़े का खुरा देखकर मुझे 90% यकीन हो गया था और उसकी चाल और इस चाल के नतीजे में बनने वाले खुरे ने मुझे 100% ये यकीन दिला दिया है कि ये वही घोड़ा है जिसकी आपको तलाश थी मलिक साहब। हमने इस डेरे पर रहने वाले चौधरी इलाही बख्श के मुलाजिम में खास रहमदीन उर्फ रहमू को गिरफ्तार कर लिया है। मैंने अल्लाह रखा को बताया। थाने में इससे पूछताछ जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये केस हल हो जाएगा। अगर ये रहमू इस केस में मुलविस है तो फिर यही नजर आता है कि इसने नामालूम औरत की लाश को घोड़े पर लादकर खादिम हुसैन के खेतों में पहुंचाया था और लाश को वहां फेंककर वापस डेरे पर आ गया। अल्लाह रखा ने सोच में डूबे हुए लहजे में इजहार किया, लेकिन इससे ये जाहिर नहीं होता कि इस नामालूम औरत को कत्ल भी इसी ने किया होगा। ये भी मालूम कर लेंगे, उसने बड़े एतमाद से कहा। अगर इस औरत की लाश को इस डेरे से उठाकर खेतों तक पहुंचाया गया है तो फिर इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि इसे इसी डेरे पर मौत के घाट उतारा गया होगा। फिर मैंने डेरे की मगरबी दीवार के साथ बने हुए 3 कमरों की सिमत इशारा करते हुए एएसआई से कहा, मतलूब हुसैन, हम इन कमरों की तलाशी लेंगे। मुझे यकीन है कि इस औरत के कत्ल के शवाहिद इसी डेरे पर से हमको मिलेंगे। और इसका क्या करूं मलिक साहब? मतलूब हुसैन ने घोड़े की जानिब इशारा करते हुए कहा, अगर आप कहें तो मैं इसे दोबारा खूंटे पर बांध देता हूं। यहाँ नहीं, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा। वो उलझनज़दा अंदाज में बोला, फिर कहाँ मलिक साहब? उधर किसी कमरे में, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और उसके साथ ही चारों भैंसे भी कमरे के अंदर ही बांधेंगे। बाहर बड़ी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ये बेज़बान जानवर हैं तो क्या हुआ, मौसम की शिद्दत तो हर जी रूह पर असरअंदाज होती है ना। मुमकिन है रहमू इन्हें आजकल कमरे के अंदर ही बांधता हो, मतलूब हुसैन ने कहा। इतनी अक्ल और तजुर्बा तो उसका भी होगा। मैंने गिरफ्तारी के वक्त उसे कुछ करने या कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया था। तो फिर तुम फिलहाल घोड़े को इधर खूंटे पर ही बांध दो, मैंने एक फौरी ख्याल के तहत कहा। पहले हम इन कमरों का अंदरूनी जायजा ले लें, फिर इन जानवरों के क़याम का भी बंदोबस्त करते हैं। मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? खोजी अल्लाह रखा ने पूछा। अगर आपको यकीन है कि जिस घोड़े का खुरा इधर खादिम हुसैन के खेतों से इस डेरे तक फैला हुआ है और वो यही मुश्किल घोड़ा है, तो फिर आपका काम ख़त्म हो जाता है, मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा। और अगर दिन की रोशनी में आप इस घोड़े के खुरे की मज़ीद छानबीन की ज़रूरत महसूस करते हैं तो फिर सुबह मेरे थाने में आ जाएं। 100 बातों की एक बात, वो बड़े मजबूत लहजे में बोला। कुल मिलाकर मैं तो यही समझता हूँ कि कुदरत और हालात ने अपना फैसला सुना दिया है। मुझे इस घोड़े के सिलसिले में मजीद किसी जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप फारिग हैं चाचा, मैंने हतमी लहजे में कहा। आगे के मामलात मैं संभाल लूँगा। आप इस केस के इख्तिताम पर अपना इनाम वसूल करने मेरे पास थाने ज़रूर आना। मुखबिरों, खोजियों और कानून से इसी नोयत का ताउन करने वाले दीगर अफराद की मेहनत के सिले को हम इनाम कहा करते थे और उमूमन हमें ये इनाम अपनी जेब खास ही से अदा करना पड़ता था। तो फिर मैं चलता हूँ जनाब, अल्लाह रखा ने अलविदाई अंदाज में कहा। ठीक है चाचा, मैंने उसे जाने की इजाज़त देते हुए कहा। ये मामला अभी राज ही में रहना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें मलिक साहब, उसने मुझे यकीन दहानी कराई और मैं उसकी तरफ से वाकई बेफिक्र हो गया। अल्लाह रखा के जाने के बाद मैं एसआई की मावनत से डेरे के 3 कमरों की तलाशी में मसरूफ़ हो गया। इन तीनों में से एक को कुंडी लगी हुई थी, बाकी 2 के दरवाजे खुले दिखाई देते थे। हमने सबसे पहले कुंडी वाले कमरे का रुख किया। मैंने एएसआई से पूछा, जब तुम रहमू को गिरफ्तार करने आए थे तो तुमने इन कमरों में झांक कर भी देखा था? नहीं जनाब, मतलूब हुसैन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इस वक्त मेरी सारी तवज्जो रहमू की गिरफ्तारी पर मरकूज थी और किसी चीज़ पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कुंडी गिराकर हम मज़कूरा कमरे में दाखिल हो गए और टार्च की रोशनी में उसका जायज़ा लेने लगे। वो कमरा एक मुख्तसर से बेडरूम का नक्शा पेश कर रहा था। टार्च की रोशनी में अगरचे कमरे की जुज़ियात तक तो रसाई मुमकिन नहीं थी, ताहम मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं हुआ कि इस बेडरूम की सेटिंग कम से कम रहमू की औकात से लगा नहीं खाती थी। वहाँ की हर शय से सफाई, सलीका और अमारत झलकती थी। मुझे लगता है कि ये कमरा चौधरी इलाही बख्श ने अपने आराम के लिए सेट कर रखा है, एएसआई ने मेरे ख्याल की तायद करते हुए कहा। मेरा भी यही अंदाज़ा है मतलूब हुसैन, मैंने संजीदगी से कहा।
चौधरी और वडेरे अपने डेरों वगैरह पर एक आध कमरा अपने लिए सेट करके रखा करते हैं, जहां वो अक्सर या कभी कभार फुर्सत के लम्हात गुजारने चले जाते हैं। मैंने अभी जिन ख्यालात का इजहार किया है वो कोई फार्मूला नहीं, और ये भी तय है कि बेशतर साहिब इख्तियार अगर मसरूफियात से बचते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है कि उनकी मसरूफियात यहाँ क्या होती होंगी। इस सजे सजाए बेडरूम में जब हमें अपने मतलब की कोई चीज़ न मिली तो हम इसके बराबर वाले कमरे में घुस गए, और अंदर घुसते ही मुझे यकीन हो गया कि ये कमरा रहमू के इस्तेमाल में रहता होगा। मज़कूरा कमरे के वस्त में एक चारपाई नजर आ रही थी, जिस पर दुलाई और रजाई वाला एक गर्म बिस्तर भी बिछा हुआ था। कमरे की एक दीवार पर बनी दो छती पर खाने पीने के चंद बर्तन भी रखे दिखाई दिए। हमने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाकर कमरे का मुआयना करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मशकूक शे हमारी गिरफ्त में ना आ सकी। एएसआई ने मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि अगर हम दिन की रोशनी में डेरे की खाना तलाशी का काम करें तो हमें रहमू के जुर्म का कोई ना कोई सबूत जरूर मिल जाएगा। तुम्हारा मशवरा अपनी जगह दुरुस्त है मतलूब हुसैन, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम दिन में भी इस डेरे का सर्वे करने आ जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुश्किल घोड़े के खुरे की शक्ल में हमें जो ठोस सबूत हासिल हो गया है, इसकी मदद से नामालूम औरत के कातिल तक रसाई हासिल करना मुश्किल साबित नहीं होगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, अब थाने जाकर मैं रहमू से जो सवालों जवाब करूँगा तो वो मुझे कोई चक्कर नहीं दे सकेगा। मुश्किल घोड़ा और उसका खुरा रहमू की ज़बान के तमाम बंद खोल देगा। एएसआई ने मानखेज अंदाज में गर्दन हिलाई और हम दूसरे कमरे से निकलकर तीसरे कमरे में दाखिल हो गए। ये कमरा दूसरे दोनों की बनिस्बत साइज में ज़्यादा बड़ा था, और एक नज़र देखकर ही अंदाज़ा हो गया कि इसे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। एक दीवार के साथ मुख्तलिफ ज़रूरी आलात रखे नजर आ रहे थे। कमरे के कोने में जानवरों के चारे का ढेर भी दिखाई दिया, और इसी कमरे के फर्श पर चंद खूंटे भी ठुके हुए थे। यकीनन रहमू मौसम सरमा में भैंसों और घोड़े को सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए इसी कमरे में बांधता होगा। इसी कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों और कोने खतरों की तलाश भी बेसुध ही साबित हुई। नामालूम औरत के कत्ल के हवाले से हमें किसी किस्म के शवाहिद तक रसाई हासिल न हो सकी। मैंने कमरे से बाहर आते हुए एएसआई से कहा, मतलूब हुसैन, हमें अब इन बेज़बान जानवरों को कमरे के अंदर बांध देना चाहिए। एएसआई ने मेरे ख्याल की तायद की, और दोनों ने मिलकर थोड़ी सी कोशिश के बाद चारों भैंसों और मुश्किल घोड़े को कमरे के अंदर पहुंचा दिया। एएसआई ने इस काम से फारिग होने के बाद मुझसे पूछा, मलिक साहब, अब हमें वापस चलना है ना? बिल्कुल, हम वापस थाने जा रहे हैं, मैंने डेरे के गेट की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। तुम दोबारा गेट का ताला बंद कर दो। ठीक है मलिक साहब, वो फर्माबरदारी से बोला, जो आपका हुक्म। हम जैसे ही गेट के करीब पहुंचे, गेट के बाहर मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मुझे यूं लगा था जैसे कोई तेजी से गुजरा हो। मैंने सवालिया अंदाज में मतलूब हुसैन की तरफ देखा। वो मेरे एहसास की तायद में बोला, उसकी आवाज़ सरगोशियाना थी, मलिक साहब, बाहर कोई है। मैंने फौरन अपने सर्विस रिवॉल्वर को हाथ में कर लिया और दूसरे हाथ में टॉर्च थामे गेट की जानिब लपका। गेट से बाहर आकर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई और टॉर्च की रोशनी फेंक कर भी देखने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक मुझे किसी इंसान के आसार दिखाई न दिए। मज़ीद तस्दीक के लिए मैंने इस नामालूम शख्स को पुकारा, ओए, कौन हो तुम? सामने आओ। जब मेरी पुकार पर कोई रद्द अमल नहीं उभरा तो मैंने ललकारने वाले अंदाज में एक और कोशिश की, तुम जो कोई भी हो फौरन मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। इस मर्तबा भी मेरी आवाज़ सदा बसहारा साबित हुई। मेरी निगाह के सामने घुप अंधेरे में यहाँ से वहाँ तक सरसब्ज़ व शादाब खेत फैले हुए थे, और इन खेतों में फसल खड़ी थी। जब मेरी दूसरी पुकार पर भी इधर से कोई जवाब ना आया तो मतलूब हुसैन ने कहा, मलिक साहब, वो कोई शब्बेदार जानवर भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यूँ महसूस होता है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो कोई हैवान नातिक था जो पुरस्कार अंदाज में तारीकी की आड़ लेकर हमारी सरगर्मियों का जायजा ले रहा था। एएसआई ने बेयकीनी से मुझे देखा, लेकिन मुंह से कुछ ना बोला। उसके अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, क्या बात है मतलूब हुसैन? वो गेट पर ताला डालने के बाद बोला, क्या हुआ मलिक साहब? तुमने मुझे ऐसे शख्सदा अंदाज में क्यों देखा है? मलिक साहब,
आपके साथ अजीबोगरीब वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? जवाब देने के बजाय उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी हैरत उलझन में बदल गई। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। तो फिर? मैंने उसे बात मुकम्मल न करने दी। 10 बज रहे हैं तो क्या हुआ? पिछली रात इसी वक्त आपने अपने क्वार्टर के दरवाजे पर एक पुरस्कार दस्तक सुनी थी। वो गहरी संजीदगी से वजाहत करते हुए बोला। और अभी आपको यकीन है कि कोई छुपकर हमारी सरगर्मी का जायजा ले रहा था। हम जैसे गेट की जानिब बढ़े वो यहाँ से भाग गया है। तो क्या तुमने इधर किसी की मौजूदगी महसूस नहीं की थी? मैंने दाएं बाएं गर्दन घुमाकर एएसआई से सवाल किया। महसूस की थी, वो एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोला। लेकिन मेरी सोच में इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि वो किसी इंसान के बजाय कोई जानवर भी तो हो सकता है। जैसा कि रात वाली दस्तक के बारे में मेरा ख्याल है कि वो तेज हवाओं का नतीजा होगी। लेकिन आप तो। वो सांस हमवार करने के लिए रुका, फिर इसी संजीदगी से अपनी बात पूरी करते हुए बोला। लेकिन आपको तो यकीन है कि रात को भी आपके क्वार्टर के दरवाजे पर किसी इंसान ने ही दस्तक दी थी और अब भी कोई इंसान ही हमारी ताक में था। मेरे दिमाग में ऐसी पुख्ता सोच क्यों है? इसका मैं फिलहाल तुम्हें जवाब नहीं दे सकता, मैंने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। देखते हैं हालात और कुदरत क्या रंग दिखाते हैं। मैंने अल्लाह रखा कि तकिया कलाम को गैर इरादी तौर पर इस्तेमाल किया तो एएसआई ने चौंक कर मुझे देखा, फिर सेरे लब मुस्कुराते हुए बोला। कुल मिलाकर मामला ये हुआ कि अब हमें वापस थाने जाना है। मतलूब हुसैन ने 100 बातों की एक बात कही थी, लिहाजा हम चौधरी इलाही बख्श के डेरे से वापस आ गए। मैं एक मरतबा फिर रेमू से सवाल जवाब कर रहा था। इसे अपने कमरे में बुलाने से पहले मैंने हवलदार रजब अली से उसकी रिपोर्ट ले ली थी। हवलदार ने मुझे बताया था कि रेमू ने इस नामालूम औरत के कत्ल का इकरार नहीं किया। वो ऐसे किसी वाक़ये से अपनी नावाकिफियत का इजहार कर रहा था। मलिक साहब, आपने सख्ती से मना कर दिया था ना, हवलदार ने रिपोर्ट के इख्तिताम पर कहा। इसलिए मैंने अभी तक ज़बानी पूछगछ ही की है और बंदा किसी भी तरह छुरी के नीचे नहीं आ रहा। ठीक है, तुम रेमू को मेरे पास ले आओ, मैंने कुछ सोचते हुए कहा। लगता है इसकी गर्दन पर मुझे छुरी फेरना ही पड़ेगी। फिर हवलदार रजब अली 1 मिनट से भी पहले रेमू को लेकर मेरे पास आ गया था। मैंने रजब अली को वापस जाने का इशारा किया। जब वो कमरे से निकल गया तो मैं रेमू की जानिब मुतवज्जा हो गया। वो गर्दन झुकाए खासा निढाल खड़ा था। रेमू, मैंने गंभीर अंदाज में उसे मुखातिब किया। अभी तक अगर तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की गई तो इसे पुलिस की कोई कमजोरी मत समझना। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ सच बोलने का। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इस मौके से फ़ायदा उठाओ या फिर कड़ी तफ्तीश से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ। थानेदार साहब, आपको मेरी बात का यकीन क्यों नहीं आता? वो फरियादी लहजे में बोला। जो सच था वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने किसी औरत को कत्ल नहीं किया जनाब। एक सच तुमने मुझे बताया है और दूसरा सच मेरी तफ्तीश के नतीजे में सामने आया है, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और इन दोनों सच्चाइयों में कोई तालमेल नजर नहीं आता। अब एक ही बात हो सकती है रेमू। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़कर उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लिया, फिर कदरे सख्त लहजे में इजाफा किया। या तो तुम गलत बयानी से काम ले रहे हो और या फिर मेरी तफ्तीश गलत है। मैंने सुबह से अब तक झक मारी है, मुझे थानेदारी छोड़कर आलू छोले की रेहड़ी लगा लेनी चाहिए। वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखता रहा और फिर मेरे खामोश होने पर बोला। थानेदार जी, आपने क्या तफ्तीश की है? उसका ये सवाल बरमहल था क्योंकि मैंने जितने जज्बाती अंदाज में आलू छोले की रेहड़ी वाली बात की थी, इस पर रेमू का चौंक जाना एक लाजमी अमर था। मैंने उसकी आंखों की हैरत और कानों के कीड़े झाड़ने की गर्ज से कहा, सुनो रेमू, वो जो मुश्किल घोड़ा तुम्हारे डेरे पर बंधा हुआ है वही कत्ल की इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है। इस डेरे पर से कोई इस नामालूम औरत की लाश को मुश्किल घोड़े की पीठ पर लाद कर पिछली रात खादिम हुसैन के खेतों में पहुंचा था। उसने लाश को वहां फेंका और फिर इसी घोड़े पर सवार होकर वापस डेरे पर आ गया। इस हकीकत को तुम क्या, दुनिया की कोई ताकत झुटला नहीं सकती। बताओ अब क्या कहते हो तुम? उसने मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय ताज्जुब खेज अंदाज में मुझसे पूछा। आप मुश्किल घोड़े के हवाले से ये बात इतने वसूख से कैसे कह रहे हैं थानेदार साहब? मैंने इसे खोजी अल्लाह रखा की माहिराना मेहनत की तफसील से आगाह किया, फिर सनसनाते हुए लहजे में कहा, मैं अभी तुम्हारे डेरे से आ रहा हूँ। टार्च की रोशनी में जिस हद तक मुमकिन था मैंने वहाँ की तलाशी ली है। सुबह एक मरतबा फिर इधर का सर्वे करूँगा,
لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ تم سب سے پہلے ہی اپنے جرائم کا اقرار کر لو، اب کہ جب میں تمہیں حوالدار کے حوالے کروں گا تو پھر تمہاری ہڈی پسلی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ سرکار، میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں؟ اس کے لہجے سے بے بسی جھلکنے لگی۔ میں اپنی بے گناہی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھا سکتا ہوں، لیکن آپ تو قسم کیا میری بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں کروں تو کروں کیا؟ میں نے جتنی بک بک تمہاری سن لی ہے رحمو، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، میں ملزموں کو اپنے سامنے اتنی زبان چلانے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اب تم صرف اور صرف میرے سوالات کے جواب دو گے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر پوچھا، وہ دلکش اور خوبصورت عورت کون تھی؟ وہ تمہارے ہاتھ کیسے لگی؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور کیا کرنے کے بعد تم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا؟ آلۂ قتل تم نے کہاں چھپایا ہے؟ تم نے اس بدنصیب کو کس جگہ ذبح کیا تھا؟ ان خطرناک اور سنگین سوالات کی بھرمار نے رحمو کی حالت خراب کر دی۔ اس کے چہرے پر موت کی زردی کھنڈ گئی اور ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا کہ 2.5 من کی وہ زندہ لاش دھواں دھار انداز میں رو پڑے گی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہونے لگے۔ یہ تبدیلی میرے لیے حیرت انگیز تھی۔ ڈر، خوف اور سراسیمگی کی جگہ اعتماد، سکون اور اطمینان نے لے لی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ یہ فیصلہ میری تھیوری کی تائید و تصدیق میں بھی ہو سکتا تھا اور اس کے خلاف بھی۔ پھر جب وہ گویا ہوا تو اس کا دماغ کسی کتاب کے مانند کھل گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ بڑی توانا آواز میں بولا، میں نے منت سماجت کر کے، رو کر، گڑ گڑا کر اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر آپ کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن آپ کسی بھی قیمت پر مجھے بے قصور سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اب میں اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی سے بولا، کیونکہ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ وہ خدا جانتا ہے کہ میں نے کسی عورت کو قتل نہیں کیا۔ آپ اس ناکردہ جرم میں مجھے پھانسی بھی لگوا دیں گے تو میں اف تک نہیں کروں گا۔ پھر میرا خدا خود ہی آپ سے پوچھ لے گا کہ اے ملک صفدر حیات، کیا میں نے تمہیں اس لیے تھانے دار بنایا تھا کہ تم بے گناہوں کو ناکردہ جرائم کی پاداش میں کال کوٹری میں سڑاتے رہو اور انہیں تختے پر لٹکاتے رہو؟ رحمو نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ میں اندر سے ہل کر رہ گیا۔ کسی قاتل اور زانی شخص سے ایسی بردباری اور خدا سپردگی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان لمحات میں وہ مجھے بہت ہی معصوم اور بے گناہ نظر آیا، اور پھر میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا اور بالکل مختلف انداز میں اس سے پوچھ گچھ کرنے لگا، تمہارے بے گناہ یا گنہگار ہونے کا فیصلہ تو صبح تک ہو ہی جانا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ کل رات میں کسی نے وہ مشکی گھوڑا تم سے استعمال کرنے کے لیے لیا تھا؟ نہیں جناب، اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ بڑی قطعیت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، یہ گھوڑا صرف چودھری صاحب کے استعمال میں رہتا ہے۔ جناب، مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ گھوڑا ابھی تک کھلے میں بندھا ہوا ہے، اگر اسے ٹھنڈ لگ گئی تو چودھری صاحب میری کھال کھچوا ڈالیں گے۔ آپ کے آدمی نے اتنی افراتفری میں مجھے گرفتار کر کے تھانے پہنچایا ہے کہ میں جانوروں کی طرف دھیان ہی نہیں دے سکا۔ ان جانوروں کے لیے تم خود کو فکر میں نہ ڈالو رحمو، میں نے بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، میں نے چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو ایک کمرے کے اندر باندھ دیا ہے، وہ کمرہ جہاں چارے کا ڈھیر اور چند زرعی آلات رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا، آپ نے تو میری بہت بڑی مشکل ٹال دی ہے۔ جو شخص قتل کے الزام میں زیر تفتیش ہو اور اپنے معاملے کو خدا کے حوالے کر کے مطمئن ہو گیا ہو، وہ چودھری کے غیظ و غضب سے بچ جانے کے لیے دل کی جن گہرائیوں سے میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ رحمو مجرم نہیں ہو سکتا۔ میں نے قدرے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، رحمو، اللہ تمہارا بھی بھلا کرے گا اگر تم میرے ساتھ تعاون کرتے رہو گے۔ جی آپ حکم کریں، میں تو ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ تو تمہیں پکا یقین ہے کہ وقوع کی رات کسی نے تم سے مشکی گھوڑا نہیں لیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، اور نہ ہی تم اس گھوڑے کو ڈیرے سے باہر لے کر گئے تھے؟ بالکل نہیں جناب، وہ پورے تیقن سے بولا، جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹا تو میں نے چاروں بھینسوں اور مشکی گھوڑے کو چارے والے کمرے کے اندر باندھ دیا تھا، اور آج جب میں کافی دیر سے سو کر اٹھا تو وہ گھوڑا کمرے کے اندر اپنے کھوٹے پر جوں کا توں بندھا ہوا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری غیر معمولی گہری نیند کے دوران میں کوئی ڈیرے کے اندر داخل ہوا ہو
मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। वो मुझकी घोड़े को आधे घंटे के लिए डेरे से निकाल ले गया हो और फिर तुम्हारी बेखबरी ही में उसने घोड़े को लाकर वापस कमरे में बांध दिया हो। ऐसा कभी हुआ तो नहीं जनाब, वो बेयकीनी से देखते हुए बोला। मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ, मुझे जो पता था वो मैंने आपको बता दिया है। कल शाम में डेरे पर तुम्हारे अलावा और कौन था? मैं था और बद्री था, उसने जवाब दिया। बद्री कौन? मैं चौंक उठा। इसका नाम तो बदरुद्दीन है जी, लेकिन बचपन ही से वो बद्री बद्री मशहूर है, जैसे तुम रेमू मशहूर हो। जी हाँ। ये बद्री तुम्हारे डेरे पर क्या लेने आया था? मैंने तेज लहजे में पूछा। जनाब, वो भी मेरे साथ डेरे पर होता है, वो इंकिशाफ अंगेज लहजे में बोला। मेरी तरह वो भी चौधरी साहब का मुलाजिम है। पर क्या रहमू? मैंने फौरन उसकी बात काट दी। जनाब, बद्री की ड्यूटी सुबह से शाम तक होती है, वो वजाहत करते हुए बोला, जबकि मैं रात को भी डेरे पर ही रहता हूँ। बद्री के ज़िम्मे किस नौइयत के काम हैं? वो ज़्यादातर जानवरों की देखभाल करता है जी, रहमू ने बताया। खुसूसन चौधरी साहब ने उसे घोड़े की देखभाल के लिए रखा हुआ है। वकुआ की रात जब बद्री डेरे से रुखसत हुआ तो क्या घोड़ा डेरे पर ही मौजूद था? मैंने पहले पूछे हुए सवाल को दूसरे अंदाज से किया। उसने उस बात में जवाब दिया और बताने लगा कि इस रात बद्री मेरे लिए रात का खाना लेकर आया था। इसके जाने के बाद मैंने खाना खाया और मज़े से सो गया। इन लम्हात में मेरा जहन बड़ी तेज़ रफ्तारी से काम कर रहा था, मैंने सनसनीखेज लहजे में कहा। और फिर तुम दूसरी सुबह यानी आज सुबह खिलाफ मामूल बहुत देर तक सोते रहे थे, है ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उसने जवाब दिया। क्या उस सुबह बद्री ठीक वक्त पर डेरे नहीं पहुंचा था? मैंने जानना चाहा। इसकी ड्यूटी तो सुबह से शाम तक होती है ना? अगर वो आज सुबह वक्त पर आ जाता तो फिर मेरे देर तक सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता था जनाब, रहमू ने बड़ा माकूल जवाब दिया। वो मुझे जगा देता। वो कितने बजे डेरे पर पहुंचा था? दोपहर के बाद। इस ताखीर का उसने क्या सबब बताया था? मैंने पूछा तो कहने लगा कि रात को डेरे से जाने के बाद उसे ठंड लग गई थी, रहमू ने जवाब दिया, और वो पूरी रात बुखार में फूंकता रहा। सुबह वक्त पर डेरे पर आने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए दोपहर को वो घर से निकला है। और एक गहरी सांस ली उसने और फिर बात को मुकम्मल करते हुए बोला, इसकी तबीयत को देखते हुए मैंने इसे शाम से पहले ही घर भेज दिया था। पता नहीं इस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। इस बेचारे का हाल तो मैं तुम्हें इधर थाने ही में मुलाहिजा करवा दूंगा, मैंने सुलगते हुए लहजे में कहा। तुम सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम्हारी गिरफ्तारी पर अभी तक हवेली की तरफ से कोई हलचल क्यों नजर नहीं आई? तुम तो चौधरी इलाही बख्श के बहुत खास मुलाजिम हो। मैं समझता हूँ मेरी गिरफ्तारी की खबर अभी तक हवेली पहुंची ही नहीं होगी, वो गहरी संजीदगी से बोला। जब मुझे डेरे से गिरफ्तार किया गया तो रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और इससे बहुत पहले बद्री यहाँ से जा चुका था। अब सुबह जब वो डेरे पर पहुंचेगा और मैं इसे वहाँ नहीं मिलूंगा तो मेरी तलाश होगी, फिर कहीं जाकर पता चलेगा कि मैं तो थाने में बंद हूँ। चलो, मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारी गिरफ्तारी अभी तक हवेली और गांव वालों की नज़रों में नहीं आई, मैंने बड़े रसान से कहा। क्या इस नामालूम औरत की लाश का किस्सा भी तुम्हें अभी तक हवेली के अंदर नहीं पहुंचा होगा? इस वाक़ये की खबर तो ज़रूर हवेली के अंदर पहुंच गई होगी जनाब, फिर इधर से कोई रद्द अमल देखने में क्यों नहीं आया? मैंने गहरी संजीदगी से कहा। ये कोई मामूली वाक़या तो नहीं, चौधरी इलाही बख्श आखिर इस गांव के कर्ता धर्ता हैं, इन्हें थाने आकर इस मामले में अपनी दिलचस्पी का इजहार तो करना चाहिए था ना? आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो तायदी अंदाज में बोला, लेकिन हमारे चौधरी साहब तो गांव में ही नहीं हैं और हवेली में इनके बाद औरतें बाकी बचती हैं। अब वो तो थाने आने से रहीं। चौधरी इलाही बख्श कहाँ गए हैं? मैंने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। वो लाहौर गए हुए हैं, रहमू ने जवाब दिया। कब से? इस वाक़ये से एक दिन पहले वो लाहौर रवाना हो गए थे, उसने बताया, और इनकी वापसी 3-4 दिन के बाद होगी। ओह, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तो इसका मतलब है कि ये घिनौना खेल चौधरी इलाही बख्श के ग़याब में खेला गया है। रहमू ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे रजब अली के हवाले कर दिया। थाने से उठने से पहले मैंने 2-3 ज़रूरी काम किए। नंबर 1, रजब अली को सख्ती से ताकीद कर दी कि मुंसिफ रहमू को एक तमाचा तक नहीं मारना। इस नौइयत के तमाम तर अरमान निकालने के लिए इसे सुबह कोई और शिकायत दे दिया जाएगा। नंबर 2, एएसआई मतलूब हुसैन को हिदायत दी कि वो कल अलग सुबह ड्यूटी ऑफ करके सीधा बद्री के घर पहुंचेगा और उसे गिरफ्तार करके थाने पहुंचाएगा। मैं जब सुबह थाने पहुंचूं तो बद्री को हवालात में होना चाहिए। नंबर 3,
मैंने मकामी कांस्टेबल अमीन को ये हुक्म दिया कि वो अपने साथ एक और कांस्टेबल को लेकर जाएगा और रात का बाकी हिस्सा चौधरी इलाई बख्श के डेरे की निगरानी में गुजारेगा, और जैसे ही कोई शख्स या कोई भी इस डेरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो वो लोग फौरन उसे गिरफ्तार कर लेंगे। फिर मैं इत्मीनान से अपने क्वार्टर में आ गया। रेमू मेरी निगाह में बेगुनाह साबित हो चुका था। सुबह इसकी बेगुनाही का कोई न कोई तसल्लीबख्श सबूत भी मिल जाना था। बद्री की जात मेरी नज़र में मशकूक हो गई थी। सुबह एएसआई जब उसे थाने पहुंचा देता तो मैं इससे भी पूछगछ कर लेता। रात डेरे से वापसी पर मैंने डेरे के बाहर किसी पुरस्कार मौजूदगी को महसूस किया था। मुझे यूं लगा था जैसे कोई छुपकर हमारी निगरानी कर रहा हो। ऐन मुमकिन था वो डेरे के अंदर दाखिल होने का इरादा रखता हो। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर वो अमीन एंड कंपनी के हाथों से बच नहीं सकता था। मैंने अमीन को हर किस्म की कार्रवाई के इख्तियारात दे दिए थे। मैंने इसे कह दिया था कि बस बंदे को फड़काना नहीं, बाकी सब चलेगा। यह भी हो सकता था कि जब मैं सुबह थाने पहुंचूं तो मज़कूरा शख्स से भी मुलाकात हो जाए। मैं अगर कुछ नहीं कर सका तो इस शख्स के लिए नहीं कर सका जिसकी पुरस्कार दस्तक के बाद हंगामा खेजी का ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो हनोज जारी था। इसका कोई नाम, पता, सिरा ठिकाना मेरे इल्म में नहीं था, लिहाजा मैं इस सिलसिले में मुकम्मल बेबस था। रात को जब मैं सोने लगा तो रहमू के अल्फाज ने मेरे जहन में खलबली मचा दी। उसने अपना मामला खुदा के सुपुर्द करके मुझे बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दिया था। मैंने इन लम्हात में तहे दिल से दुआ की, ए मेरे परवरदिगारे आलम, तू मेरे हाथ से किसी बेगुनाह को सज़ा न दिलवाना, वरना मैं सारी ज़िंदगी अज़ाब मुसलसल का शिकार रहूँगा। अगली सुबह मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं थाने पहुंचा तो वहाँ अच्छी खासी रौनक लगी हुई थी। एएसआई मतलूब हुसैन को बद्री की तरफ जाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि निश्चित के बाद कांस्टेबल अमीन एंड कंपनी इसे पकड़कर थाने ले आए थे। बद्री दीवार फलांग कर चौधरी के डेरे में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि अमीन और उसके साथी कांस्टेबल ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रंगे हाथों इन मायनों में कि उसके पास से कपड़े में लिपटा हुआ एक खंजर भी बरामद हो गया था जिसकी धार पर खून जमा हुआ था। ये वही खंजर था जिसकी तलाश में मुझे आलाए कत्ल की ज़रूरत थी, और ये आलाए कत्ल की हैसियत ही रखता था। इस नामालूम औरत को इसी खतरनाक खंजर की मदद से मौत के घाट उतारा गया था। बद्री मज़कूरा खंजर को डेरे में किसी ऐसी जगह रखना चाहता था जहां पुलिस की नज़र बआसानी रसाई हासिल कर सके। रेमू को हमने गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन बद्री की ख्वाहिश थी कि रेमू के बचाव का कोई इम्कान बाकी न रहे। इस केस के पोशीदा गोशे बद्री की गिरफ्तारी के बाद नुमायां हो गए थे। मैंने किसी पूछगछ से पहले बद्री को 15 मिनट के लिए हवलदार रजब अली की मेहरबानी में दे दिया। रंगे हाथों पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इसकी हिम्मत वैसे ही टूट चुकी थी। रही सही कसर रजब अली के मेहरबान हाथों ने पूरी कर दी। ठीक 15 मिनट के बाद वो पाँव पड़कर और हाथ जोड़कर इकबाली बयान देने के लिए तैयार हो गया। उसने मेरे रूबरू खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर जिन जुराइम का एतराफ़ किया उसकी तफसील कुछ इस तरह है। मकतूल नामालूम औरत का नाम शाहिदा था और वो एक पेशावर औरत थी। बद्री किसी दूसरे इलाके से इसे अपने साथ लेकर आया था और शाहिदा को बद्री ही ने दरिया के किनारे खेतों में मौत के घाट उतारा था। मौत के मुंह में धकेलने से पहले उसने शाहिदा के साथ बदतमीजी भी की थी, और ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया गया था जिसका शिकार रेमू को बनाना मकसूद था, और इस मकसद में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। इस घिनौने ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए उसी ने रेमू के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि वो बेसुध सोता रह जाए और उसे डेरे से घोड़ा निकालने में कोई मुश्किल पेश न आए। मुश्किल घोड़ा वैसे ही इसके साथ हिला हुआ था, लिहाजा ये काम उसने रेमू की बेहोशी के दौरान में बआसानी कर लिया था। जिन खेतों में बद्री ने शाहिदा की शहरक काट कर इसे मौत की नींद सुलाया था वो डेरे से ज़्यादा दूर नहीं था। अपने जुल्म का निशाना बनाने के दौरान ही में उसने शाहिदा की करपटी को मसल कर उसे बेसुध कर दिया था। लिहाजा जब उसकी गर्दन पर खंजर चलाने की बारी आई तो वो बेचारी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रा सी भी मज़ाहमत न कर सकी। जब कटी हुई शहरक से सारा खून निचर गया तो वह इसे किसी ज़ुबह किए हुए जानवर के मानिंद घसीट कर डेरे के करीब ले आया था। इसी ने डेरे के अंदर से मुश्किल घोड़ा निकाला और इसके बाद सब कुछ वही किया जिसका अंदाज़ा मैंने और खोजी अल्लाह रखा ने कायम किया था।
बद्री से एक संगीन गलती ये हुई कि वो आला कत्ल को इसी जगह भूल आया था जहां खड़ी फसल के अंदर उसने शाहिदा को इन्ना लिल्लाह किया था, जबकि प्रोग्राम के मुताबिक ये खंजर इसे डेरे में कहीं रखना था ताकि हर सिमत से शाहिदा के कत्ल का शक रेमू पर जाए और इसके बचाव का कोई इम्कान बाकी न रहे। आला कत्ल को डेरे पर छुपाने के लिए उसने एक कोशिश उस वक्त की थी जब मैं और मतलूब हुसैन डेरे की तलाशी के बाद वापस जा रहे थे, लेकिन हमारी मौजूदगी ने उसे राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया था। फिर दूसरी कोशिश में वो पकड़ा ही गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि बद्री ने ऐसा क्यों किया, रेमू के साथ उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी और वो शाहिदा की जान का भी क्यों दुश्मन हो गया था। इन नहायत ही अहम सवालात का भी बद्री ने जवाब दिया और वो जवाब बड़ा इंकिशाफ अंगेज था। जी हाँ, बद्री ने ये सब कुछ रेमू से किसी जाती रंजिश की बिना पर नहीं किया था, बल्कि इस काम के लिए इसे चौधरी इलाही बख्श ने अहकामात सादिर किए थे और इन मामलात को सीगा राज में रखने की तलकीन भी की थी। लेकिन पुलिस के हरकत में आ जाने से कोई राज नहीं रहा था। बद्री के एतराफ़ी बयान के मुताबिक रेमू ने कुछ ज़्यादा ही हाथ पांव फैला लिए थे। वो चौधरी की अय्याशियों में बराबर का शरीक था, जिसके लिए डेरे का वही कमरा इस्तेमाल किया जाता था जो बेडरूम की तर्ज पर सेट किया गया था। चौधरी अपने दस्तरखान का बचा बचाया माल इसे भी खाने को दे दिया करता था। इस तरह दोनों की गाड़ी बड़ी खुशअस्लूबी से चल रही थी। इसी दौरान में चौधरी इलाही बख्श पर यह सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ कि रेमू बड़ी खामोशी के साथ उसकी हवेली की एक औरत पर भी हाथ साफ कर रहा है। वो बड़ी आज़ादी से हवेली के अंदर आता जाता था, लिहाजा इस काम के लिए इसे कोई मुश्किल न हुई थी। रेमू की इस गुस्ताखी ने चौधरी के तन बदन में आग भर दी। इन ताल्लुकात की तस्दीक हो जाने पर चौधरी ने रेमू को इबरतनाक सजा देने का मंसूबा बना लिया। चौधरी अगर चाहता तो खुद अपने हाथों से या किसी भी शख्स से कहकर रेमू को ठिकाने लगवा सकता था, लेकिन इस मौके पर उसने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। शाहिदा नामी इस पेशावर औरत से भी चौधरी को बहुत सी शिकायत थीं और वो इसे भी बदतरीन सजा देने का ख्वाह था, लिहाजा उसने शाहिदा और रेमू को नथी करके एक पैकेज सा बना दिया था। इस केस की तमाम गुत्थियां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही मुकम्मल हो चुकी थीं। मैंने एक लम्हे की देर न की और बद्री के बाद चौधरी इलाही बख्श को भी लाहौर से गिरफ्तार करके हवालात की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वो अपनी जात को हर शक व शुबे से बालातर रखने के लिए बकुआ से एक रोज पहले ही मंजर से गायब हो गया था, लेकिन बद्री की हिमाकत उसे ले डूबी। बद्री ने जो कुछ भी किया था वो चौधरी इलाही बख्श के हुक्म का नतीजा था। कानून की नज़र में वो दोनों एक जैसे मुजरिम थे, लिहाजा मैंने इनके खिलाफ बड़ा मजबूत चालान बनाकर इन्हें अदालत के हवाले कर दिया। बद्री और उसका पर्दानशीन आका अदालत से लंबी कैद पाकर जेल की सलाखों के पीछे चले गए और रहमदीन उर्फ रेमू ने हमेशा के लिए इस गुनाह से तौबा कर ली जिसके सबब वो इस मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। ये फैसला इस कुदरत की जानिब से आया था जिसकी अदालत आलिया में उसने अपना केस दायर किया था।